नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी। 9वें नंबर के क्रम का वीडियो आप देख रहे हैं और इसी क्रम में आगे चलें तो यहाँ हम पर्यावरण पारिस्थितिकी पर एक बार फिर से लौट आए हैं। इससे पहले हमने इतिहास का अध्ययन किया, भूगोल में चक्कर लगाया, देखा कि दुनिया गोल है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी की परिभाषा को भी देखा था। शुरुआती लेक्चर आप देखिएगा, एक क्रम से देखिएगा तो आपको मजा भी आएगा। तो उसमें हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी की परिभाषाओं और कुछ बेसिक डिफिनीशंस को कवर किया। यहाँ हम देखने वाले हैं फूड चेन के बारे में। खाद्य श्रृंखला जो कि जीवन रेखा होती है पर्यावरण की, और ये न रहे तो फिर पारिस्थितिकी तंत्र चल नहीं पाएगा। और इसे संचालित करने का काम सौर ऊर्जा करती है। सूर्य ऊर्जा देने वाला एक तारा है जो कि हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों को, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, आप ये मत कहिए कि ग्रह ही हैं, उसमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनको ऊर्जा देता है। पृथ्वी पर अभी तक जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनमें से ज्ञात जीवन पाया गया है। ठीक, तो ये तो अपनी माहौल बनाने वाली स्थितियां हैं। फिलहाल खाद्य श्रृंखला को हम थोड़ा गहराई से देखेंगे। खाद्य श्रृंखला एक क्रम है, तो श्रृंखला का मतलब क्या होता है? जंजीर, चेन आप इसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो चेन में आपने देखा होगा कि कड़ियाँ होती हैं, मतलब इसमें सीक्वेंस होता है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक के बाद तीसरा जोड़ देंगे, एक क्रम से ये रहता है। और बीच में से अगर आप एक को तोड़ लीजिए, निकाल लीजिए, तो पूरी जंजीर खराब हो जाती है। तो यहाँ खाद्य श्रृंखला भी यही है, ये क्रम से चलती है और बीच में से अगर कोई एक स्तर गायब हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो वहीं से इसका समापन हो जाता है। लेकिन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसा नहीं होता है। खाद्य श्रृंखलाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, बीच में से स्तर बहुत सारे जीवधारी लुप्त होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना बैलेंस बना लेती है। तो वजह ये होती है कि खाद्य श्रृंखला अकेली नहीं होती है, उसके आसपास समानांतर रूप से बहुत सारी फूड चेन बन रही होती है। तो जब यहाँ पर कोई कमी होती है तो वो इंटरेक्ट करके इससे वो मदद मांग लेती है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेती है, तो नष्ट होने से बच जाती है। तो आपस में इनका सामंजस्य रहता है, आपस में ये एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फूड चेन से, और इसमें सबसे बेसिक आधारभूत जो भूमिका है उसको निभाने का काम हरे पौधे करते हैं, यानी ये उत्पादक हैं। आपने सोचा ही नहीं उत्पादक क्यों कहा जाता है? ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। आपने ये तो सुन लिया कि पर्यावरण को ऊर्जा देने का काम सूर्य करता है, लेकिन क्या सूर्य की ऊर्जा से हम सीधे चार्ज हो जाते हैं, जैसे सोलर सेल चार्ज होता है? इंसान या कोई भी जीवधारी, उसके अंदर कोई सोलर प्लेट नहीं लगी हुई है कि वो सौर ऊर्जा से चार्ज होगा। ठीक है कि विटामिन डी का स्रोत है सूर्य, लेकिन जो बेसिक पोषण हमें मिलता है वो सूर्य से सीधा नहीं मिलता है। उसमें बीच में कड़ी है हरे पौधे। हरे पौधे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए विषैली है, उसका एब्जॉर्प्शन करके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को संचित करते हैं और बदले में जीवनदायी ऑक्सीजन हमें देते हैं। और उसके बाद वो जो रासायनिक ऊर्जा है वो शाकाहारी जीवों को प्राप्त होती है, जो कि इन हरे पौधों को खाते हैं। और इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जो दूसरे जीव हैं जो कि मांसाहारी हैं, उन्हें भी इस ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। हाँ, ये सच है कि ऊर्जा जैसे जैसे हम ऊपर के स्तर में बढ़ते जाते हैं, मतलब उत्पादक से हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, पंचम उपभोक्ता तक बढ़ते जाते हैं, तो ऊर्जा निरंतर कम होती जाती है। पहले स्टेप में जितनी थी उसका 10% रूल लगेगा, आगे उतनी ही जाएगी, उसमें से 10% कटौती वो आगे जाएगी, ऐसे। तो सबसे जो सर्वोच्च स्तर होता है वहाँ तक ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और इसी वजह से फूड चेन यानी जो खाद्य श्रृंखला है वो नियंत्रित रहती है। नहीं तो अगर बेहिसाब ऊर्जा रहती जो कि लगातार बनी रहती, मतलब जितना हरे पौधे स्टोर कर रहे हैं लगभग उसका मैक्सिमम पार्ट वो सामने वाले को दे देते, और सामने वाला, मतलब जो यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, वो सेकेंडरी को दे देता, सेकेंडरी वाला टर्शियरी को। तो ऊर्जा जब कम नहीं होगी तो जीवन की जो जीवनी शक्ति है वो घटेगी नहीं, तो फूड चेन अनंत लंबी हो जाएगी, और ये भी इकोसिस्टम के लिए जहर है। जीवधारियों की एक आवश्यकता से अधिक तादाद ये इकोसिस्टम को तुरंत बर्बाद कर देगी, मतलब प्राकृतिक संतुलन खराब हो जाएगा। तो आपने सुना होगा कि नेचर अपना बैलेंस खुद बना लेती है, तो यहाँ वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही वो 10% रूल लगता है कि ऊर्जा का निरंतर ह्रास होता है। लेकिन आपके दिमाग में ये आता होगा कि जब आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, तो ऊर्जा नष्ट तो नहीं हो सकती। एनर्जी कंजर्वेशन का रूल यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, उसमें कहा गया है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ वही होता है, ट्रांसफर होता है एनर्जी का, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वो रिलीज हो जाती है। बीच बीच में से जो ऊर्जा यहाँ कटौती हो रही है ना, वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रिलीज हो जाती है और वो वापस उस पूरे सिस्टम में लौट कर नहीं आती।
तो जब लौट कर नहीं आती है तो ये एक दिशीय प्रवाह होता है और ये खाद्य श्रृंखला इसी के बूते चलती है। तो ये हमने देखा, प्रत्येक सोपान को हम पोषण का स्तर कहते हैं। और यहाँ जो घास के मैदान का एग्जाम्पल लिया गया है, ये सबसे सरल उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसमें आप देखिए कि घास जो है वो एक हरा पौधा है, मतलब हरा है और निश्चित रूप से ये प्रकाश संश्लेषण करता है, आप जानते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा संचित हो रही है और इसका भोजन कर रहा है टिड्डा, मतलब इसकी पत्तियों को खाकर वो अपना जीवन यापन कर रहा है। और जब टिड्डा खा पी कर तंदुरुस्त हो जा रहा है तो मेढक उसको अपना शिकार बना ले रहा है कि चलो तुम्हें खा लेते हैं। तो मेढक का पेट भर गया और मेढक को किसी दिन सांप ने पकड़ लिया, हालांकि सांप का वो फेवरेट फूड नहीं होता है, बहुत भूखमरी का शिकार सांप रहता है, तब जाकर मेढक पकड़ता है, नहीं तो वो बाकी चूहे इत्यादि मारता है या पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। तो सांप जो है वो मेढक को खाया। फिर सांप को खाने वाले भी यहाँ पर महाशय हैं जो कि गरुड़ कहलाते हैं, यानी बाज ने जहर का कोई डर नहीं होता। इसके अलावा मोर भी ये काम करता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रेडेटर हैं, तो ये सर्वोच्च हैं। फिर इनका भी क्षय होता है, मतलब इनकी उम्र पूरी हो गई या किसी दुर्घटना के शिकार होकर ये मारे गए, तो उसके लिए फिर हम आगे देखेंगे डिकम्पोजर्स को, वो क्या करते हैं। फिलहाल यहाँ तक खाद्य श्रृंखला सीमित हो जाती है। अब यहाँ जो सोपान का मतलब आप समझ रहे हैं, स्टेप होता है, जैसे सीढ़ी में पायदान होते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं कि एक पायदान है, दूसरा पायदान है, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तो उसी को हम लोग सोपान कहते हैं संस्कृत में। अच्छा, अब यहाँ पर घास जो है वो प्राथमिक स्तर है, मतलब पहला सोपान है, और बाज जो है वो 5वां स्तर है। ऐसे ही और आगे भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान देखिए यहाँ क्या बताया गया है, वही चीज़ जो आपको अभी पीछे कही, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा स्थानांतरण जब होता है तो टोटल एनर्जी सामने वाले लेवल में ट्रांसफर नहीं होती है, उसमें से कुछ हीट एनर्जी के रूप में बर्बाद हो जाती है। और अगले पोषण स्तर में जो उपलब्ध होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, तो 4-5 स्तर तक ही जो फूड चेन है वो सीमित रह जाती है। अब स्वपोषी क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें देखिए पोषण स्तरों की पहचान करने के लिए हमने सुविधा के लिए जीवों को बांट रखा है। तो पहले जो जीव की कैटेगरी है वो है स्वपोषी, और उसके बाद इसमें हर्बीवोरस, कार्निवोरस, यानी जो मांसाहारी हैं और शाकाहारी हैं, सर्वाहारी अपघटक हैं, वो आगे की कड़ी है। स्वपोषी कौन होता है आप जानते हैं, ये उत्पादक ही हैं, हरे पौधे जो कि अपना पोषण खुद प्राप्त करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए ऊर्जा, अपने लिए भोजन का इंतजाम ये कर लेते हैं। जमीन से ये पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं, और वायु से ये कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन सारी चीज़ों को मिलाकर केमिकल रिएक्शन चलता है और रासायनिक ऊर्जा इनके अंदर संचित होती है। ये प्रक्रिया है, तो ये स्वपोषी। अब यहाँ वही बताया गया है, रासायनिक ऊर्जा में उसे परिवर्तित कर देते हैं। इसको आप किताबी तौर पर न समझकर कहानी के तौर पर समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें बताई गई है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जिस दर से, यहाँ आप देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जिस दर से विकिरण ऊर्जा संचित होती है, सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो क्या है, विकिरण ऊर्जा है। सौर ऊर्जा और कुछ नहीं है, वो रेडिएशन है। तो आप सोचेंगे कि रेडिएशन तो बड़ा घातक होता है, तो हम क्यों मर नहीं जाते। तो एक तो पहली बात यह है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से बाकी जो प्लैनेट है उनके। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे दूर हैं, लेकिन दूरी ज़्यादा है, तो सनलाइट उतनी मात्रा में नहीं आ पाती। दूसरा यह है कि बहुत सारी वायुमंडलीय परतें हमारे चारों ओर हैं, और सूर्य के प्रकाश का एक बहुत ही मामूली हिस्सा, नहीं के बराबर जो हिस्सा है, वही पृथ्वी तक पहुँच पाता है। बाकी जो है वो अन्य स्थानों पर विकिरित हो जाता है। अब यहाँ से जो यहाँ पर जो सोलर लाइट हमें प्राप्त होती है वो यहाँ के वायुमंडल से होकर गुजरती है। ओजोन परत है ही है जो कि यूवी रेडिएशन का हानिकारक हिस्सा खा लेती है। तो ऐसे करके छनते हुए सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन तक पहुँचता है, या हम कह लें कि हमारे इकोसिस्टम तक पहुँचता है। तो जो फायदेमंद सोलर लाइट है, जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही हमारे पास आती है। प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है। विकिरण ऊर्जा होती है सूर्य के अंदर, आप जानते ही हैं कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है, और हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं, मतलब वहाँ अणुओं और परमाणुओं का संयोजन है, तो नाभिक आपस में जुड़ते हैं और हीलियम का वहाँ निर्माण होता है, और बदले में जो द्रव्यमान क्षय होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे नाभिक जुड़ गए तो उतना ही मास जो है वो क्रिएट कर दे हीलियम को। जो द्रव्यमान क्षय होता है उसी का परिणाम होता है कि वहाँ से ऊर्जा रिलीज होती है, तो वो विकिरण ऊर्जा यहाँ पर संचित करते हैं। अच्छा, यहाँ सकल प्राथमिक उत्पादन, ये GPP आप देख रहे हैं, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है ना, यहाँ थोड़ा सा उलझ गया, इसे ध्यान से देख लीजिए। जो विकिरण ऊर्जा हरे पौधे अपने अंदर संचित करते हैं, मतलब रासायनिक ऊर्जा के रूप में विकिरण ऊर्जा को स्टोर कर रहे हैं, तो वो क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट है, यानी सकल प्राथमिक उत्पाद है। अच्छा, अब यहाँ देखें, कुल उत्पादकता का एक हिस्सा पौधों के द्वारा अपने उपापचय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई जितना उन्होंने सूर्य से लिया है, अगर वो टोटल अपने खाने वाले को दे दें तो वो खुद क्या खाएंगे, उन्हें भी तो पोषण प्राप्त करना है बने रहने के लिए। तो अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए वो कुछ हिस्से को अपने यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब उनका उपापचयी तंत्र नियंत्रित हो जाता है तो उसके बाद वो अपने मजे से जी खा रहे होते हैं, और उसके बाद आते हैं जो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं और वो इनका सेवन करते हैं। अब यहाँ ये बताया गया कि शेष भाग पौधों के द्वारा नेट प्राथमिक उत्पादन यानी NPP के तौर पे संचित होता है, यानी ये जो है ये सामने वाले स्तर को प्राप्त होगा।
अब यहाँ देखें आप कौन कौन से हैं आगे उपभोक्ता, ये तो बनाने वाले हैं, अब खाने वाले लोग जो हैं उसमें बहुत सारे हैं, खाने वालों की लिस्ट लंबी है। पहले है हर्बीवोरस, जो कि सबसे बड़े इसके शोषक हैं, मतलब हरे पौधों के। इसमें आप देखें जो जंतु सीधे सीधे पौधों को खाते हैं, मतलब पौधों के प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि पौधों के अलावा उनका कोई दूसरा आहार नहीं होता है, वो उन्हीं पर आश्रित होते हैं। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य भी सब्जियों का सेवन करता है और पौधों से ही प्राप्त प्रोडक्ट खाता है, लेकिन मनुष्य मांस भी खाता है, दूध भी पीता है, तो इस तरह की बाकी चीज़ों पर भी वो आश्रित है ना, वो कहीं से भी पोषण प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो चौपाया जीव हैं, मतलब मवेशी हैं या इस तरह के अन्य जीव हैं, वो पूरी तरह से हरे पौधों पर आश्रित होते हैं। जैसे कि कीड़े मकोड़े भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, पक्षी होते हैं, हालांकि पक्षियों में ज़्यादातर की हैबिट ऐसी होती है कि वो अनाज के अलावा कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। लेकिन तोता जैसा जो पक्षी होता है वो शाकाहारी होता है, वो एकदम से जो वनस्पति उत्पाद है उन पर निर्भर होता है। इसके अलावा कृंतक यानी कुतुरने वाले जो जीव हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं, जैसे खरगोश को भी आप उसी में डाल सकते हैं। और जुगाली करने वाले पशु जैसे चौपाया पशु, ये सब क्या है, ये हर्बीवोरस है। इसके बाद नंबर आता है कार्निवोरस का, यानी मांसाहारी का। तो ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, सीधी परिभाषा है, इसमें कुछ ज़्यादा घुसने की आवश्यकता है नहीं। और प्राथमिक उपभोक्ता इन्हीं को कहा जाता है, ये शुरुआती स्तर होता है। और यदि ये मांसाहारी जीवों का भक्षण करते हैं, जैसे मांसाहारी जीव है वो किसी शाकाहारी जीव को पकड़कर खा रहा है, जैसे मान लीजिए लोमड़ी है या भेड़िया है, वो किसी हिरण या फिर किसी खरगोश का शिकार कर रहा है, तो वो प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता, माफ कीजिए द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। प्राथमिक श्रेणी का तो वो है जो हरे पौधों को खा रहा है। और उसके बाद यदि किसी मांसाहारी को ही मारकर खा लिया किसी दूसरे मांसाहारी ने, तो वो जो दूसरा वाला मांसाहारी है वो यहाँ पर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा, और आमतौर पर उसे ही सर्वोच्च उपभोक्ता कह दिया जाता है। तो खाद्य श्रृंखला का जो सबसे आखिरी लेवल होता है वहाँ पे होता है एक्सट्रीम लेवल, मतलब उसे सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में डालते हैं। अब इसमें आप देखें कि मांसाहारियों में बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे कि मेढक, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, बहुत सारे हैं। सर्वाहारी कौन होते हैं, तो सर्वाहारी जो है उनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है, वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं। और ऐसे ओमनिवोरस जीवों में वो जंतु आते हैं जो कि पौधे जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, इसमें सुअर, भालू और मनुष्य भी आते हैं। और अपघटक कौन होते हैं, तो आप यहाँ देखें डिकम्पोजर, ये प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों के जो मृत अवशेष होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जीव सिर्फ खाने के ही काम में आ जाते हैं, कुछ का जो शरीर है वो धरती पर ऐसे ही मृत अवस्था में पड़ा रहता है, तो वो कहाँ जाता है, धीरे धीरे करके सड़ता है, आप देखते हैं, और सड़ गल कर अंत में खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो इसमें भूमिका निभाने का काम, मतलब उनको सड़ने में और गलने में, यानी पूरी तरह से प्रकृति के जो बेसिक एलिमेंट है उनमें रिटर्न होने में मदद कौन करता है, ये अपघटक करते हैं, यानी डिकम्पोजर्स करते हैं। इनका काम ही है डिकम्पोज करना, ठीक है। तो ये मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं, जो अपर्द होते हैं वही इनका भोजन, और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में ये सहायता करते हैं। तो इस तरह से जो बेसिक तत्व जीवधारी के शरीर में थे वो प्रकृति को वापस लौटा दिए जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि जीवाणु और कवक का नाम आप ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं पर हमने चर्चा आरंभ की थी, तो यहाँ उसकी वैरायटी देखनी पड़ेगी। दो प्रकार की होती है, एक तो चारागाह की होती है, उसे हम देखेंगे, यहाँ चित्र भी बना है, और दूसरी होती है अपर्द खाद्य श्रृंखला। उनका जो डिकम्पोजर्स है उनकी अपनी फूड चेन होती है, उसे अलग से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखें कि जो चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला है वो कैसी है। यहाँ आप देखें सामान्य सा एक एग्जाम्पल दिया है, पहचानना आसान है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सूर्य है जो कि ऊर्जा का स्रोत है, और ये हमारे चैनल का लोगो है, इसे सूर्य मत समझिएगा। अच्छा, यहाँ आप देखें इस फूड चेन में ये घास है जो कि उत्पादक है, हरे पौधे जो होते हैं ना वो उत्पादक होते हैं, और उसी क्रम में इसको खाने वाला ये हरे रंग का टिड्डा है, जिसे कि गाँव में राम जी का तोता कहा जाता है। और प्रेइंग मैटिस जैसे जो जीव हैं उन्हें भी आपने देखा होगा, कीड़े होते हैं, वो भी घास खाते हैं। उसके बाद इस तरह के टिड्डे सरीखे जो जीव हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, क्योंकि वो घास का भक्षण कर रहे हैं, यानी जो उत्पादक हैं उनको सीधे सीधे खा रहे हैं। और इनको खाने वाला मेढक है, मेढक घास नहीं खाता, वो मांस ही खाएगा, तो टिड्डे का सेवन कर लिया, वो द्वितीय उपभोक्ता हो गया। सांप को जब कोई खाना वाना नहीं मिला, मतलब कहीं से अंडे या फिर मांस का इंतजाम नहीं हुआ, तो वो मेढक को मारकर खाएगा मजबूरी में, ठीक है। जैसे आपको करेला पसंद नहीं है लेकिन अब कुछ और खाने के लिए नहीं है, तो आप करेला खा रहे हैं मजबूरी में कि पेट भरना है, तो सांप के पास भी वही विवशता है, तो वो मेढक को खा लिया। अब सांप को भी खाने वाले यहाँ जीव हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बाज बैठा हुआ है। अपने देश में ऐसे बाज नहीं पाए जाते हैं, इसे जूम करिए, देखिए अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सफ़ेद सिर वाला जो बाज है ये अमेरिका का है, यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ तो भूरे सुनहरे बाज मिलते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं। तो ये एक खाद्य श्रृंखला है जो कि बहुत ही सरल है, समझना आसान है, और इसमें ऊर्जा देने का काम भले ही सूर्य कर रहा है। यहाँ आप देखिए पूरे इस सिस्टम को और पूरे इकोसिस्टम को, जितने भी उसमें बायोम, जितने भी फूड चेन, फूड वेब हैं, उन सबको एनर्जी सूर्य ही देता है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने का काम हरे पौधे करते हैं। अगर ये बीच में से निकाल लिए जाएँ तो सभी लोग भूखों मर जाएंगे, तो आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अब इसके बाद अपर्द खाद्य श्रृंखला को देखिए, ये मृत कार्बनिक पदार्थों यानी अपर्दों से शुरू होती है। अपर्द का मतलब होता है अवशेष जो कि मृत हैं, उनके अंदर जीवन नहीं है, मतलब बेकार है वो प्रकृति के लिए, उनको साफ करना है। तो इन पर आश्रित रहने वाले जो जीव हैं वही इसे शुरू करते हैं।
और प्रोटोजोन तथा मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन भी उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये खाद्य श्रृंखला चल निकली है। ये है सड़ा गला पदार्थ, कोई जानवर मरकर सड़ रहा है, जैसे कि हाथी जंगल में जब मरता है तो बहुत सारे जीवों को भोजन प्राप्त होता है। जब मरता है तो उसके बाद उसके खाल को चीरने का काम पहले लकड़बग्घे करते हैं। उसके बाद जो बाकी बड़े वाले उपभोक्ता हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि जितने भी ओमनिवोरस हैं बड़े साइज़ के, उसमें तेंदुआ, बाघ और शेर जैसे जीव भी हो सकते हैं। फिर वो उनका भक्षण कर लेते हैं। तो जो बचा हुआ मांस है उसमें छोटे जो उपभोक्ता हैं, मतलब वो उतने हाई लेवल के नहीं होते हैं, उतने बड़े शिकारी नहीं होते हैं, लेकिन वो बचे हुए मांस पर आश्रित होते हैं, तो वो खाते हैं। और अंत में जो बचता है उसका सेवन यही छोटे वाले जीव करते हैं। तो यहाँ आप देखें कि सड़ा गला मृत पदार्थ जो है पड़ा हुआ है। इसको खपाने का काम ये अपरदभक्षी जीव जो है वो कर रहा है। मतलब केचुआ या फिर इस तरह के और भी जीव होते हैं, मतलब आप इन्हें वॉर्म्स कह सकते हैं, इंसेक्ट कह सकते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होते हैं। अब इसके बाद इसको खाने का काम मुर्गा कर रहा है। ठीक, इसमें मुर्गा जो है वो इस तरह के जो कीड़े हैं, मतलब ये कृंतक नहीं होते हैं बल्कि रेंगने वाले जीव होते हैं, तो इनको खा रहा है। और मुर्गे को अंत में बाज ने पकड़ लिया तो ये भोजन मिल गया तृतीय अपरदभक्षी को। इस प्रकार से ये अपरद खाद्य श्रृंखला चलती है। तो इसमें भी अंत में उस वाली फूड चेन से कुछ न कुछ जीव जो है वो ऐड हो जाते हैं। शुरू ये होती है अपरद से, और इसीलिए इसका नाम है अपरद खाद्य श्रृंखला। अब पारितंत्र के प्रकारों को देखने की आवश्यकता है। तो दो तरीके के इसके प्रकार हैं, मतलब दो ही भागों में हम बांटते हैं, और अच्छी बात है। देखिए, प्राकृतिक पारितंत्र होता है और कृत्रिम होता है। इंसान के पास बुद्धि ज़्यादा है तो वो प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालने की बजाय अपना दिमाग ज़्यादा लगाता है, तो वो खुद ईश्वर बनने की कोशिश करता है। अब ईश्वर बनने की कोशिश का मतलब ये है कि वो खुद से बहुत कुछ बनाना चाहता है, और इसी चक्कर में वो बहुत सारी प्राकृतिक प्रक्रिया जो कि एक सामान्य दर से चल रही थी उसमें हस्तक्षेप करता है, और इससे एक तरह का इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पैदा होता है। फिलहाल यहाँ पर जो मानव निर्मित पारितंत्र है उसमें भी बहुत सारे जीव आश्रय पाते हैं। मनुष्य को हम लोग कोसते हैं कि स्वार्थी जीव है, पर्यावरण को उसी ने नष्ट किया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उसने बहुत सारे जीवों को आश्रय भी दिया हुआ है। ठीक है, तो प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र में आप बेसिक डिफिनेशन जानते ही हैं, वही दी हुई है कि पूर्ण रूप से ये सौर विकिरण पर निर्भर होती है। प्राकृतिक पारितंत्र में आपने देखा कि हरे पौधे हैं और वो पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। उदाहरण के तौर पे जंगल, घास के मैदान, समुद्र, झील, नदियां, मरुस्थल, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक पारितंत्र है, प्रकृति ने बनाए, और इनका आकार हमेशा बड़ा होता है। इसमें जो पारितंत्र है वो सौर विकिरण और ऊर्जा सहायकों यानी वैकल्पिक स्रोत जैसे कि हवा, वर्षा, ज्वार भाटा, जो कि सौर ऊर्जा से ही कहीं ना कहीं संचालित होते हैं, तो उन पर निर्भर होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। ज्वार नदमुख यानी जो एस्चुरीज होती हैं, नदी और समुद्र का मेल, वो इसका उदाहरण है। कोरल रीफ यानी जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो इसका उदाहरण है। मानव निर्मित पारितंत्र में क्या है कि सौर ऊर्जा पर निर्भर तो ये भी होते हैं, लेकिन इन्हें मनुष्य ने बनाया है। ये भी सौर ऊर्जा के बिना नहीं चल सकते। अगर सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हो जाए तो मनुष्य का ये जो बना बनाया पारितंत्र है ना, ये खराब हो जाएगा। तो एक्वाकल्चर तालाब ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे जलीय कृषि की जाती है। उसके अलावा धान के खेत और तमाम खेत ऐसे जो सामान्य बोए जोते जाते हैं, उसमें अनेकों जीव आश्रय पाते हैं और बहुत सारी फूड चेन वहाँ भी बन रही होती है। तो वो एक मानव निर्मित पारितंत्र होता है। जीवाश्म ईंधन पर इनकी निर्भरता का उदाहरण आप देखें, नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र विकसित हुए हैं। तो ये दो यहाँ पर प्रकार हमने देखे। इसमें तालाब, झीलें, चारागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल और जंगल, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण में आप जोड़िएगा। एक्वेरियम, बगीचा, लॉन या मनुष्य के द्वारा बनाए हुए खेत, ये सब क्या है? ये पारितंत्र है लेकिन कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा निर्मित है। खाद्य जाल को अब देखते हैं। खाद्य श्रृंखला को हमने देखा। खाद्य जाल और कुछ नहीं है, बहुत सारी जब खाद्य श्रृंखलाएं बन जाती हैं किसी इकोसिस्टम में तो वो आपस में तालमेल बिठाने लगती है। कहीं पर अगर कोई कमी हुई तो वो दूसरे से मांग कर पूरा करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक मानव बस्ती होती है, उसमें आप रहते हैं, आपका घर होता है और आपके पड़ोसी होते हैं। आपके घर में कोई भी दिक्कत आई तो पड़ोसी आपकी मदद करता है। हालांकि ये कल्चर अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा तो यही, मतलब एक दूसरे के सहयोग से हम जीवन यापन करते हैं। तो खाद्य श्रृंखलाएं भी आपस में अंतरक्रिया करती हैं, यहाँ वही है। और जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगती है, समानांतर तो रहती है, लेकिन जब एक दूसरे से ये मांगने लगती है तो आपस में ऐसे उलझ जाती है और एक नेट तैयार हो जाता है, एक जाल बन जाता है जिसे कि सुलझाना बहुत मुश्किल है। और जितना भयंकर खाद्य जाल होगा, भयंकर का मतलब बड़े आकार का होगा, जितना ज़्यादा जटिल होगा, उलझा हुआ होगा, वो पारितंत्र उतना ही स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें ये खतरा नहीं रहेगा कि एक कंपोनेंट बीच से निकाल लिया गया तो वो पूरा वहीं से ढह जाएगा। ऐसा नहीं, उसको बैलेंस करने के लिए आसपास बहुत सारे विकल्प होंगे। ठीक, तो ये चीज़ है। और एक जंतु अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है, तो वो तो होगा ही जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब इसमें पारितंत्र जो है वो ऊर्जा प्रवाह का सबसे यथार्थ मॉडल माना जाता है। तो ऊर्जा का प्रवाह अगर हमें समझना है तो इसमें पारितंत्र का, इसे जो खाद्य जाल है, इसे पढ़ने की आवश्यकता है। अब पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आप जानते हैं कि एक रेखीय होता है, मतलब जो एनर्जी आगे की ओर रिलीज हो गई वो फिर लौट कर नहीं आने वाली है, वो वेस्ट ही होगी, मतलब खत्म होगी। तो ऊर्जा में हमेशा कमी ही होती रहती है और हर स्तर पर जाने पर ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है, और जो कमी होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है, जो कि लौट कर कभी नहीं आती। अब पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं?
तो पिरामिड हमने बनाया है, प्रकृति ने ऐसा कोई पिरामिड नहीं बनाया है, समझने के उद्देश्य से या अध्ययन की सुविधा के लिए। इसमें देखिए पिरामिड के भी कई सारे प्रकार हैं। ये आरेखीय निरूपण है जिसमें कि हम पोषण स्तरों को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। पारितंत्र के जो पोषण स्तर है उनको हम कायदे से पढ़ लिख पाएँ, समझ पाएँ और उससे कुछ सीख पाएँ, इसके लिए हम पिरामिड का निर्माण करते हैं। ये आरेखीय होते हैं। और पिरामिड कैसा होता है आप जानते ही हैं, नीचे अभी दर्शन भी कर लेंगे। इसमें आधार बनाने वाले उत्पादक होते हैं जो कि उत्पादन करते हैं, यानी बना कर देते हैं अपना भोजन, और उसका सेवन शाकाहारी जीव करते हैं, तो वो ऊपर का लेबल होते हैं और उसी क्रम में हम ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये जो श्रेणियाँ होती हैं, सबसे नीचे वाले जो जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पिरामिड है, अभी नीचे उसका चित्र भी देखेंगे, तो ये नीचे वाले हरे पौधे आमतौर पे होते हैं, एक मोटे तौर पे यहाँ समझाया जा रहा है। और उसके बाद इन हरे पौधों को खाने वाले जो शाकाहारी जीव हैं वो ऊपर के लेवल में आते हैं, और इनको खाने वाले जो मांसाहारी हैं वो और ऊपर के लेवल में आते हैं। तो ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वोच्च मांसाहारी की श्रेणियों को दर्शाता है। अब पिरामिड में जो पहला प्रकार है वो है संख्या पिरामिड। यहाँ आप चित्र बना हुआ देख रहे हैं, और ये प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, मतलब जीव जो है वो कितनी संख्या में है ये हम अंदाजा इससे लगा सकते हैं। जैसे कि घास के मैदान में घास की संख्या घास को खाने वाले जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होती है। मतलब आप घास का एक लंबा चौड़ा मैदान देख लीजिए और उसमें गिन लीजिए कि घास के पौधे कितने हैं, और उसकी तुलना में वहाँ चरने वाले जीवों को गिन लीजिए, देखिए कि उनकी संख्या बराबर होती है, कभी बराबर नहीं होगी। घास की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी तुलना में शाकाहारी जीव कम है। तो यहाँ घास की मात्रा ज़्यादा है और उसके बाद शाकाहारी जीव उसकी तुलना में कम होते हैं, और उसके बाद शाकाहारी जंतुओं की संख्या मांसाहारी जीवों की तुलना में आमतौर पे ज़्यादा होती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि नीचे की ओर इसका आकार हमेशा चौड़ा रहेगा, मतलब आधार जो है वो चौड़ा रहेगा, और ये चौड़ा आधार इस चीज़ को दर्शाता है कि इनकी तादाद ज़्यादा है। तो हरे पौधे यानी जो घास है, कुल मिलाकर हरे पौधों में यहाँ सबसे छोटे लेवल की बात की जा रही है, तो घास की तादाद ज़्यादा है, उससे थोड़ी सी कम तादाद जो इसको खाने वाले शाकाहारी हैं उनकी है, और उससे भी कम तादाद उन मांसाहारियों की है जो कि इन शाकाहारियों को खाते हैं। तो ऊपर की ओर जाने पर संख्या में कमी आती है। और ये उल्टा भी होता है। अब उल्टा कहाँ पर होता है वो भी देखना है। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो उसमें ये हमेशा उल्टा और धुरी के आकार का होता है। धुरी मतलब लट्टू, आप समझ सकते हैं। लट्टू आपने देखा है ना, उसमें नीचे एक कील होती है, तो ये कुछ कुछ लट्टू जैसा ही लग रहा है ये वाला। अब इसे जूम करके देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ आप देखें कि हमेशा सीधा होता है घास के पारिस्थितिकी तंत्र में। इसे और बड़ा कर लीजिए, देखिए नीचे क्या लिखा है, ये हमेशा सीधा होता है घास के पारिस्थितिकी तंत्र में, जहाँ उत्पादक की भूमिका घास निभाती है। उसके बाद घास को खाने वाले टिड्डे जैसे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, लेकिन उनकी संख्या, घास को खाने वाले बड़े भी जीव होते हैं, चौपाया होते हैं, तो उनकी कुल मिलाकर संख्या अगर देखी जाए तो वो घास से कम ही होती है। घास सबसे ज़्यादा है तो वो नीचे है, देखिए आप, ये चौड़ा है, बड़ा है। उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा, ये प्राथमिक उपभोक्ता वाला है। प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी तादाद भी इनसे कम होती है, मतलब जितने शाकाहारी जीव हैं उनकी तुलना में इनकी तादाद कम है, और उससे भी कम उन जीवों की संख्या होती है जो कि सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। तो ऊपर की ओर जाने पर इसमें संख्या में कमी आती है। ये घास के पारितंत्र में काम करता है। अब इधर वाला जो उल्टा है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये वन का है। तो वन वाला जो पारितंत्र होता है उसमें घास के मैदान की गुंजाइश ज़्यादा नहीं होती है। कहीं कहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि घास नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर उसमें लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। लेकिन पेड़ों की तादाद घास जैसी नहीं होती है। पेड़ घास की संख्या में या घास के जितने नहीं उग सकते हैं, उनकी तादाद कम है, और उन पर आश्रित रहने वाले जीवों की तादाद ज़्यादा है। यहाँ उल्टा हो जाता है, तो इसलिए हमें घटाना पड़ता है। यहाँ सबसे कम मात्रा होती है उत्पादकों की, इसीलिए संकट में है इस समय वृक्ष, मतलब जंगल। तो उत्पादक जो है वो बहुत कम तादाद में, उनको चरने वाले शाकाहारी या उन पर आश्रित रहने वाले शाकाहारी ज़्यादा मात्रा में है, और उनसे भी ज़्यादा मात्रा में वहाँ परजीवी होते हैं, और उन परजीवियों को खाने वाले जो परात परजीवी या सर्वोच्च परजीवी हैं वो पाए जाते हैं। परजीवी का मतलब दूसरे के आधार पर जीवन यापन करने वाले, दूसरे से प्राप्त करने वाले। और परजीवी की एक खासियत होती है, हर प्रकार के पोषक जीवों को आपने देखा होगा, तो उसमें परजीवी जीवों की एक विशेषता होती है कि जिससे ये प्राप्त करते हैं उसको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, मतलब जिस ग्राहक के शरीर पर ये रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हरे पौधे पे आश्रित हैं तो हरे पौधे को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो उत्पादक है उनकी मात्रा कम है, उसकी तुलना में इन पर आश्रित रहने वाले, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो जीव है उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ये वन का पारिस्थितिकी तंत्र है। घास के पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड सीधा होगा, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड उल्टा होगा। ये बात हो रही थी संख्या पिरामिड की। अब इसके बाद जो अगले नंबर का पिरामिड है वो है जीव द्रव्यमान यानी बायोमास पिरामिड। तो पोषण स्तर पर जो खड़ी फसल, अब खड़ी फसल का मतलब यहाँ पे जीवधारियों से तात्पर्य है। तो कुल जीव संगति को यह दर्शाने का काम करता है, और जीव संगति यानी जीवों की जो तादाद है, जीवों का जो समूह है, उसमें किसी भी दिए हुए समय में सजीव पदार्थ की ये मात्रा है, जैसे कि ग्राम प्रति यूनिट क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान से दिखेगा इसकी इकाई, तो ग्राम प्रति यूनिट क्षेत्रफल या फिर किलो कैलोरी एकांक क्षेत्रफल के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये तो मात्रक एक तरह का हो गया। अधिकतर जो स्थलीय पारितंत्र है उसमें जीव संगति का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। स्थलीय पारितंत्र में पिरामिड अक्सर सीधे ही होते हैं,
और वन को छोड़कर वन में उल्टा हो जाता है। जलीय पारितंत्रों में जीव संगति का पिरामिड उल्टा हो जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीव द्रव्यमान पिरामिड की। संख्या पिरामिड की कंडीशन जब होती है तो वन में जाकर वो उलट जाता है, लेकिन यहाँ जब हम जीव द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसमें स्थल जहाँ भी है, चाहे वो जंगल हो या रेगिस्तान हो, वहाँ वो सीधा रहता है आमतौर पे। और जब पानी के अंदर हम जाते हैं तो यही जो जीव द्रव्यमान का यानी बायोमास का पिरामिड है ये उल्टा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा क्यों होता है, ये कारण भी जानना चाहिए। तो कारण ये है, यहाँ बताया गया, देखें आप कि तालाब में पादप प्लवक जो है वो मुख्य उत्पादक हैं। ठीक है, तालाब में यानी तालाब की बात की जाए तो ये क्या है, जलीय पारितंत्र है। तो इसमें जो पादप प्लवक होते हैं वो मुख्य उत्पादक होते हैं और इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं कि इनकी पैदावार कम होती है, पैदावार तो बेहिसाब होती है, जितने मरते हैं उतने पैदा हो जाते हैं, लेकिन मरते भी रोज हैं। इनका जीवन चक्र बहुत ही अल्पकाल का होता है। तो इतनी छोटी जिंदगी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो डेथ रेशियो है और बर्थ रेशियो है वो लगभग इक्वल हो जाता है, तो इनकी तादाद सीमित रहती है। अगर ऐसा हो कि जो बर्थ रेशियो है या बर्थ रेट है उनकी वो बढ़ जाए और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज कर जाए तो फिर इनकी बहुतायत हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये कम मात्रा में होते हैं कुल मिलाकर, तो इन्हें हम नीचे रखते हैं। जैसे कि पीछे हमने देखा ना कि हरे जो पेड़ हैं उनकी तादाद कम है, उन पर आश्रित रहने वाले जीवों की संख्या ज़्यादा है और इन पर निर्भर रहने वाले जो अन्य जलीय जंतु हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। यहाँ चित्र बना है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो बायोमास का पिरामिड है ये इन्वर्टेड है और ये बात हो रही है पानी की। यहाँ पर इन्वर्टेड का मतलब क्या, उल्टा इसको रखा गया है। अब इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो सबसे कम तादाद में होते हैं, वजह आपने अभी जानी, और उनसे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जूप्लैंक्टन्स, जो कि छोटे छोटे जीवधारी होते हैं और ये इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। और फिर इन जूप्लैंक्टन्स को खाने का काम ये छोटी मछलियाँ करती हैं और छोटी मछलियों को बड़ी मछली या फिर जो बड़े जलीय जीव हैं वो भक्षण करते हैं। ऐसे चलता है, तो ये क्रम चलता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स है, क्योंकि फाइनली फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण यही कर रहे हैं। और इनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि घास के मैदान में शाकाहारी जीवों को हमने देखा था, तो ठीक वैसे ही जूप्लैंक्टन्स जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रहे हैं। इनकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है। सेकेंडरी कंज्यूमर के तौर पे स्मॉल फिशेज आती हैं जो कि जूप्लैंक्टन्स को खा रही हैं और इनको खाने वाली बड़ी मछलियां हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्वर्टेड पिरामिड है और ये बायोमास का पिरामिड हमेशा वाटर में होता है, यानी जो एक्वा इकोसिस्टम होता है उसमें पाया जाता है। अब यहाँ देखिए कि आप जो स्थलीय पारितंत्र है उसमें हमेशा ये सीधा होता है। तो सीधा है, इसमें सीधा होने का मतलब भी देखेंगे। ये जो त्रिभुजाकार आकृति आप देख रहे हैं, मिस्र के पिरामिड जैसा लग रहा है। इसमें देखिए नीचे का जो बेस है वो चौड़ा है, सीधा है, ये सीधा त्रिभुज ऐसा ही होता है। तो नीचे का बेस चौड़ा है, मतलब इनकी तादाद ज़्यादा है। यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, जिसमें पेड़ ही सिर्फ नहीं है। सिर्फ अगर पेड़ों को रखते तब तो ये भी उल्टा हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम सीधा रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी हरी वनस्पतियाँ हैं उन सबको हमने इसमें शामिल किया है। उसमें पेड़, झाड़ियाँ और फर्स, ग्रासेस माफ़ कीजिएगा, फ्लावर्स, जितने भी तरह की वनस्पतियाँ हो सकती हैं। कुल मिलाकर आप मोटे तौर पे समझिए, जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और ज़मीन पर रहते हैं, उनको हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक, तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सिर्फ पेड़ को अगर गिनेंगे तो कम रहेगी, लेकिन अगर सब गिन लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भरपूर मात्रा में है। और इन पर आश्रित रहने वाले जो हर्बीवोरस हैं उसमें आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, चूहा भी है, कुछ पक्षी भी होते हैं और कुछ शाकाहारी चौपाया और दोपाया जीव भी होते हैं। तो ये है। अब इसके बाद इनको खाने वाले, अब यहाँ एक चीज़ बताई गई है, इसे जरा सा जूम किया जाता है ताकि आप इसे बेहतर देख सकें। ऊर्जा के प्रवाह को दिखाया जा रहा है। तो 9000 किलो कैलोरी का जो यहाँ पे ऊर्जा की खपत है वो दिखाई दे रही है। 9000 किलो कैलोरी, यहाँ आप छोटा छोटा अगर देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है 9000। ठीक, तो 9000 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर अवेलेबल फॉर प्राइमरी कंज्यूमर। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की उपलब्धता इनको होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उसके बाद जब अगले स्तर में हम प्रवेश करते हैं तो ये 9000 से सीधा घटकर 900 पर आ जाता है। आप देख रहे हैं ऊर्जा कितनी तेजी से कम हो रही है, और ऊपर जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, मतलब घटने में लगातार इसमें रफ्तार रहती है। तो यहाँ आपने प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं उनको देखा, यानी हर्बीवोरस को देखा। अब इनको खाने वाले जो मांसाहारी हैं यानी सेकेंडरी कंज्यूमर या प्रीडेटर्स हैं, उनमें आप बहुत सारे जीवों को देखते हैं। यहाँ तो कुछ ही बने हुए, जैसे मेढक है, इसके अलावा इस प्रकार के छोटे जीव हैं, ये रैकून है संभवतः, या फिर कोई ऐसा ही जीव हो सकता है। इसके अलावा कुछ पक्षी भी होते हैं, लोमड़ी है और भेड़िए, इस तरह के बहुत सारे जीव हैं। तो ये 90 किलो कैलोरी की जो ऊर्जा है वो प्राप्त करते हैं पर स्क्वायर मीटर पर ईयर के हिसाब से, ये अवेलेबल होती है। और अंत में जो बड़े प्रीडेटर हैं, मतलब सर्वोच्च हैं, टर्शरी या उन्हें आप अंतिम कह सकते हैं, तो उसमें भालू या फिर इस तरह के अन्य जीव भी आते हैं। तो उनके लिए सिर्फ 9 किलो कैलोरी ही उपलब्ध होती है। तो सोचिए कि ऊर्जा में कितनी तेजी से कमी आ रही है, और जितनी ऊर्जा यहाँ से कम हो रही है वो बाहर हीट के रूप में रिलीज हो जा रही है, लौट कर नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम ऊर्जा पिरामिड को देखेंगे तो यह पिरामिड प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। हमने देखा जीव द्रव्यमान के पिरामिड को, और उससे भी पीछे हमने घास स्थल का जो पारितंत्र था उसमें पिरामिडों को देखा था, जो कि संख्या पर आधारित था। अब यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड में हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा की कुल मात्रा लगातार कम हो रही थी, हमने देखा, और यहाँ पर कितनी कम हो रही है और कैसे कम हो रही है ये समझाया गया है।
तो ये बताया गया कि ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्र एकांक समय, और या इसको आप कह सकते हैं कि कैलोरी प्रति एकांक प्रति क्षेत्र प्रति एकांक समय के द्वारा व्यक्त की जाती है। ये एकांक का मतलब यहाँ पे एक यूनिट से तात्पर्य है। और एग्जाम्पल आपको एक बेहतर चीज़ समझाएगा। तो इसमें ये कहा गया कि किसी झील में स्वपोषी ऊर्जा जो होती है, ये एक मानक है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इसे नापा गया है, क्योंकि हर झील की अपनी संरचना हो सकती है। तो स्वपोषी ऊर्जा 20,810 किलो कैलोरी प्रति मीटर प्रति वर्ष हो सकती है। और ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, उल्टे नहीं होते हैं, और इसमें वन डायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, यानी एक दिशीय प्रवाह होता है। देखिए यहाँ बेहतर चित्र आपको समझाएगा, परिभाषा से ज़्यादा यहाँ पर चित्र रोचक है और समझने योग्य है। ये त्रिभुज जैसा जो पिरामिड है, मतलब कई सारे त्रिभुजों को जोड़कर बना हुआ पिरामिड है, इसे आप देख रहे हैं। और इसमें अपर्दक ये सबसे ऊपर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सबसे नीचे आप देखिए, पहले प्राथमिक उत्पादक जो है वो 100% प्राप्त कर रहे हैं। मान लीजिए कि 100% उन्हें प्राप्त हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। जो सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, यानी हमारे इकोसिस्टम में आती है, उसका भी एक छोटा हिस्सा ही हरे पौधों को प्राप्त होता है। लेकिन उसे अगर हम 100% मान लेते हैं तो उसका सिर्फ 10% ये प्राथमिक उपभोक्ता प्राप्त करते हैं, और उस 10% का भी सिर्फ 1% जो द्वितीयक उपभोक्ता है उनको प्राप्त होता है, और उस 1% का भी 0.1% जो है वो तृतीयक को प्राप्त होता है। और जितना आप ऊपर जाएंगे ये कम होता जाएगा। तो जो शीर्ष परभक्षी हैं उनको सिर्फ 0.01% यानी बहुत थोड़ी सी मात्रा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ता है, वो उतनी ही ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा इसमें प्राप्त होती है हरे पौधों को, और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। अपर्दक इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सतत चलती रहेगी, बीच में से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनकी मृत्यु होगी, और मृत शरीर का अपघटन वो करेंगे, मतलब अपर्दक करेंगे, तो ऊर्जा का कुछ लेवल उन्हें भी प्राप्त होगा। तो ये चलता रहता है। पुनर्चक्रित पोषक तत्व एक बार फिर से इन्वायरमेंट को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे हमारा ऊर्जा पिरामिड चलता है, और ये याद रखिएगा कि हमेशा सीधा होता है। अब अगला जो मुद्दा है, यहाँ तक तो हमने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पिरामिडों को समझा है, जो कि बेसिक डिफिनीशन में ही आता है। पारिस्थितिकी दक्षता को देखते हैं। तो दक्षता का मतलब होता है कि आप कितने दक्ष हैं, यानी कितने कुशल हैं, किसी काम को आप कितने परफेक्शन के साथ कर पा रहे हैं। तो पारितंत्र की भी या पारिस्थितिकी तंत्र की भी अपनी दक्षता होती है। अब इसमें पोषण संरचना से ये क्लियर हो जाता है कि क्रमवर्ती पोषण स्तर में ऊर्जा का ह्रास होता है। मतलब ऊर्जा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। तो इसके 2 कारण हैं। ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, यहाँ फिर से दी हुई हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर में उपलब्ध ऊर्जा का एक भाग, ये ध्यान दीजिएगा, श्वसन के रूप में नष्ट हो जाता है। श्वसन जब हम करते हैं तो भी ऊर्जा वहाँ नष्ट होती है, और उपापचयी क्रियाएं उसी श्वसन के माध्यम से चलती हैं। मतलब आप मोटे तौर पे सांस न लें तो मरेंगे तो है ही, और दूसरी बात यह है कि डाइजेशन भी आपका नहीं होगा। जो भोजन का अंदर पाचन होता है उसमें भी श्वसन आपका सहायता करता है। कुल मिलाकर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट, तो ये श्वसन में नष्ट हो जाता है, उपापचयी क्रियाओं में लग जाता है। और ऊर्जा का एक भाग हमेशा रूपांतरण में खर्च होता है। जब ट्रांसफर होता है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो कुछ हिस्सा दूसरे रूप में जनरेट होता है, जैसे कि यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ये बाहर निकल जाती है, और जो निकल जाती है वो फिर रिवर्स नहीं होती है। तो निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा उच्चतर पोषण स्तर के द्वारा जो स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा है उसके अनुपात में अगर देखी जाए, मतलब दोनों का हम रेशियो निकाल लें, सबसे जो नीचे वाला पोषण स्तर है और जो सबसे ऊपर वाला पोषण स्तर है, दोनों की ऊर्जाओं का अगर हम रेशियो निकाल लें तो हमें प्राप्त होती है दक्षता, कि पारिस्थितिकी तंत्र कितना दक्ष है। और पारिस्थितिकी दक्षताओं को सबसे पहले 1942 में देखा गया था लिंडमैन के द्वारा। लिंडमैन ने इस पर कैलकुलेशन किया था और इसकी डेफिनेशन दी थी। 10% का नियम भी उन्होंने ही दिया था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है। इसमें ये बताया गया कि स्वपोषी जो है वो 100 कैलोरी का उत्पादन अगर कर लेते हैं तो उसका सिर्फ 10 कैलोरी ही जो है वो शाकाहारियों में जाएगा, और उसमें से 1 जो है वो आगे वाले यानी मांसाहारियों में जाएगा। ऐसे ही चलता है। हालांकि पारितंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर पारितंत्र का स्वभाव एक जैसा हो या उसमें एक ही तरह के जीव पाए जाते हो, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर आ सकता है। लेकिन पारिस्थितिकी दक्षताओं का परास ज़्यादा नहीं होता है, 5 से लेकर 35% के बीच में ये घूमता रहता है। पारिस्थितिकी दक्षता को लिंडमैन दक्षता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे देने वाले लिंडमैन ही थे। अब यहाँ जो चित्र बना है उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि दक्षता कैसी है, और इस दक्षता का पिरामिड आप पीछे ही देख चुके हैं जब आपने ऊर्जा पिरामिड को देखा था। और ऊर्जा पिरामिड से ही यह पारिस्थितिकी दक्षता जुड़ी हुई है, क्योंकि दक्षता का मतलब है कि आप कार्य कर रहे हैं और कार्य में ही आप कितने कुशल हैं ये देखा जा रहा है। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा है। तो ऊर्जा पिरामिड को आपने पढ़ा है तो वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर दी हुई है। इसमें यह दर्शाया गया है कि नीचे के लेवल में कितनी ज़्यादा मात्रा में, मान लीजिए 100% एनर्जी है तो उसका सिर्फ 10% प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर हो रहा है, और जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको खाकर जो सेकेंडरी कंज्यूमर अपना पेट भर रहे हैं तो उसका सिर्फ 1% उन्हें प्राप्त हो रहा है, बाकी हीट के रूप में बर्बाद हो रहा है या फिर उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें खर्च हो रहा है। इसके बाद थर्ड लेवल जो है कंज्यूमर्स का, वहाँ 0.1% वहाँ तक ऊर्जा पहुँच रही है, फिर 0.01% हो जा रहा है। तो ऐसे चलता रहता है।
मतलब सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम अपने उपापचय में नष्ट करते हैं, उसके अलावा जब ट्रांसफर करते हैं तो वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बर्बाद हो जाती है। डिकम्पोजर्स इसमें हर लेवल में जुड़े हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पर्यावरण पर चर्चा की है और यहाँ से मोड चेंज कर लेते हैं। एक जैसे विषय पढ़ने पर उबन होती है, तो थोड़ा थोड़ा बदल बदल कर पढ़ना चाहिए, और इसीलिए इस मॉड्यूल को मिक्स रखा गया है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो अभी देखते हैं आर्ट एंड कल्चर को। कला और संस्कृति में हमने संगीत का परिचय प्राप्त किया था। आप जानते हैं हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत, माफ कीजिए, शास्त्रीय संगीत की दो विधाओं हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत को हमने देखा था। उत्तर भारत जो था वहाँ हिंदुस्तानी संगीत पनपा क्या, बल्कि ये कहना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत का ही संक्रमण हो गया बाहरी जो आक्रमण हुए थे या बाहरी आने वालों से, तो इसका स्वरूप ऐसा हो गया जिसे आज हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। और दक्षिण में संस्कृतियां लंबे समय तक अछूती रहीं, तो उनका जो सांस्कृतिक स्वरूप था वो जस का तस बना रहा, मतलब जैसा अपना देशी कल्चर है वैसा बना रहा। तो वो बना कर्नाटक संगीत, बाद में कर्नाटक क्षेत्र का था, तो इसलिए कर्नाटक संगीत कहा गया, और उसमें ज़्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये सब हमने जान लिया था। अब यहाँ शास्त्रीय और लोक संगीत के समागम की बात हो रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं नाम, उत्पत्ति का राज्य और उद्देश्य। हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है। तो पहले आप देखिए अभंगा लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम कहते हैं अभंग। असल में जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं ना, तो हर अल्फ़ाबेट के आगे उसके पूरे उच्चारण को करने के लिए, यानी पूरा अ का उच्चारण हो, इसके लिए ए लगाते हैं। तो वही मात्राएं यहाँ आ गई हैं। इसे अभंग कहा जाता है। अभंग का मतलब क्या? जिसे भंग न किया जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके। तो ये महाराष्ट्र में प्रचलित है, महाराष्ट्र से ही निकला हुआ है, और मूल रूप से ये भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाता है। ठीक है, विठोबा मतलब यहाँ पे भगवान विष्णु के ही एक अवतार की बात की जा रही है। तुकाराम और नामदेव जैसे जो नामचीन संत थे, वो इस प्रकार के अभंग गाया करते थे। और फिर आती है भटियाली। ये पश्चिम बंगाल की है। यहाँ आप देख रहे हैं प्राकृतिक और दैनिक जीवन के बारे में मल्लाहों के द्वारा इसको गाया जाता है। जो नाव चलाने वाले, नाव खेने वाले केवट होते हैं, वो इसको गाते हैं, क्योंकि एक ढर्रे का उनका काम होता है, उससे वो ऊब जाते हैं। वही चप्पू चलाना, नाव खेना, इस पार से उस पार जाना। अब जो उसमें सवार रहते हैं यात्री, उनके लिए तो रोमांच रहता है कि वो नदी पार कर रहे हैं या फिर झील पार कर रहे हैं, लेकिन जो रोज वही काम कर रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे जा रहा है, फिर वहां से लौट कर आ रहा है, उसे उबन होती है। तो अपनी ऊब दूर करने के लिए वो इसे गाते हैं, भटियाली। इसके बाद आप तेवरम को देख रहे हैं। तमिलनाडु में ये चलता है। क्षेत्र अनिवार्य रूप से याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल का था, और तेवरम जो है वो तमिलनाडु का है। अडयार जैसे जो शैव समुदाय हैं, अडयार और नैनार के बारे में आपने सुना है ना, तो अडयार जैसे जो शैव समुदाय हैं, उनके द्वारा इसे गाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है। जो अलवार और नैनार के बारे में आपने सुना है ना, दक्षिण भारतीय क्षेत्र में, यहाँ पर अडयार दिया हुआ है, तमिलनाडु क्षेत्र है। तो दक्कन में ये दो अलग अलग, मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले और शैव धर्म, जो कि सनातन धर्म के ही दो हिस्से हैं असल में, शिव भक्ति और भगवान विष्णु की भक्ति। तो उनको मानने वाले साधुओं का अलग अलग दल है, उससे संबंधित, उस मत से संबंधित लोग हैं। तो अलवार और नैनार संतों के बारे में आपने सुना है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि शैव समुदाय के द्वारा इसको गाया जाता है, जिसमें कि अडयार जो है वो एक सब ब्रांच कही जा सकती है। अब यहाँ आगे देखते हैं, तो इसमें कीर्तन का नाम आता है। कीर्तन का नाम आप सुनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इसमें आ जाते हैं, और ज़्यादातर ये गीत गोविंद से प्रेरित है। गीत गोविंद में मध्यकालीन कुछ बुराइयां भी दिखाई देती हैं हालांकि। तो ये है, गायन और नृत्य दोनों ही इसमें है, नाच नाच कर कीर्तन करना। और सोपान संगीतम आप जानते हैं कि ये केरल का है, मंदिरों में उत्पन्न हुआ था, मंदिरों की ही शैली है, और धार्मिक विषय वस्तु इसकी थी। अब इसके बाद रविंद्र संगीत है, बंगाल का है, और संगीत रचना के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से ये माना जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस संगीत की पुनर्रचना की जाती है। तो रविंद्र संगीत इसको इसीलिए नाम दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वैसे तो अपने संसार में, अपने देश में बहुत सारे महान लोग हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में वो पारंगत था। गुरुदेव जो थे वो बहुत सारी विद्याओं के ज्ञाता थे, और एकदम बुढ़ापे में उन्हें मालूम होता है कि वो बहुत अच्छी कला भी बना सकते हैं, तो वो पेंटिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, एकदम अपने उत्तरार्ध में। इसके बाद आप गण संगीत को देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। गण संगीत जो है, गण का मतलब होता है समूह, जैसे आप पढ़ते हैं ना गणतंत्र, तो समूह का तंत्र, समूह का शासन। तो वैसे ही यहाँ पर समूह के और बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठे होते हैं, उनके द्वारा इसे गाया जाता है। और ये फ्यूजन संगीत होता है, यानी इसमें बहुत सारे तरह तरह के जो फॉर्म होते हैं संगीत के, यानी स्वरूप होते हैं, उनको एक में मिक्स किया जाता है, फ्यूज किया जाता है। गण संगीत का सबसे पुराना रूप देशभक्ति की भावनाओं के विषय में मिलता है, क्योंकि देशभक्ति एक एकल विषय नहीं है बल्कि समूह का विषय। और समाचार में, माफ कीजिए, समाज में कदाचार जो है, कदाचार का मतलब समझ रहे हैं, जो बुरा आचरण है, या आप कह लीजिए कि भ्रष्टाचार है, उसके विरोध में भी इसको गाया जाता है। सामान्यतः सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। तो सामाजिक संदेश जो है वो सामूहिक होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं और बच्चों का शोषण यदि रोकना है, तो उसके लिए गण संगीत का सहारा हम ले सकते हैं। गण संगीत का सबसे अच्छा उदाहरण आप इससे ज़्यादा बेहतर समझेंगे, वंदे मातरम। आपने सुना होगा कि जब सन्यासी रिबिलियन हुआ था, तो उस समय ये वंदे मातरम को एक ध्येय गीत के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। संस्कृत में लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित भी था, लेकिन सन्यासियों के द्वारा इस गीत का एक आंशिक स्वरूप पहले भी इस्तेमाल किया जाता था। ये एकदम से ऐसा नहीं है कि ईजाद किया गया। तो वो इसे गाया करते थे।
तो समूह के द्वारा इसको गाया जाता था, जिसमें कि मातृभक्ति यानी मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को संगठित किया जाता था। तो गण संगीत कुछ ऐसा ही होता है। हवेली संगीत को देखिए, ये राजस्थान और गुजरात जो कि हवेलियों के स्थान है वहाँ पर पनपा हुआ है। राजस्थान और गुजरात में इसका जन्म हुआ है, लेकिन अब देश के बहुत सारे भागों में ये फैल गया है, ऐसा नहीं कि वहीं सीमित रह गया है। मूल रूप से ये मंदिर परिसरों में गाया जाता था, लेकिन मंदिर से बाहर भी इसका प्रदर्शन किया जाता था। वर्तमान में इसका अभ्यास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन अभ्यास करता है, तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय को आप याद रखेंगे। मोक्ष के लिए पुष्टि मार्गियों का विश्वास है कि हम इसे गाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संगीत वाद्य यंत्रों को आप देखेंगे तो पहले वाद्य यंत्र देखिए, उसकी विशेषता को बाद में देखिए, बहुत सारे हैं। उसके बाद लोक संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उनको भी हम देखेंगे। पहले संगीत के मूल, तो इसमें अवनद्ध ये पहला प्रकार है, और ये मेम्ब्रेनोफोनिक होते हैं। कहने का मतलब क्या, झिल्लियों के सहारे इनको बजाया जाता है। झिल्ली का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें कोई पतली चमड़े की या इस तरह की परत होगी। तो इस तरह के वाद्य यंत्रों में तबला, ड्रम, ढोल, कांगो, मृदंग ये सब आते हैं, जिनमें कि दोनों ओर किसी जंतु का या फिर प्लास्टिक का ही एक पतली लेयर होती है, झिल्ली होती है, जिसे आप मेम्ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, और उसी के सहारे ध्वनि निकाली जाती है। ठीक, तो ये सारे यंत्र उसी श्रेणी में आते हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र ये एरोफोन श्रेणी में आते हैं, मतलब इसमें वायु के सहारे संगीत निकालने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह के वाद्य यंत्रों को भी आप जानते हैं। इसमें बांसुरी सबसे अपना देसी है, उसके अलावा शहनाई जो कि विलायती है, मतलब मध्यकालीन है, पुंगी है, डमरू है, ये सब जो है ये क्या है, ध्वनि के सहारे चलते हैं। हालांकि डमरू को आप दोनों श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि डमरू में भी क्या होता है आपने देखा होगा, ऊपर भी ऐसे झिल्ली होती है, नीचे भी होती है, और बीच में ऐसे लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊपर नीचे जब वो यहाँ पे बधी हुई रस्सी में एक बॉब यानी छोटा सा गोलक लगा रहता है, जब उसे हिलाया जाता है दोनों ओर से, तो ये यहाँ पर थाप देता है, टकराता है, तो डम डम की ध्वनि निकलती है। शंकर जी को आपने बजाते हुए देखा होगा, नहीं तो एक डमरू खरीद कर बजा कर देखिएगा। ठीक है, तो उसमें दोनों ही चीजें इस्तेमाल होती है, मतलब अवनद्ध वाला भी इस्तेमाल होता है और सुशीर भी इस्तेमाल होता है। फिलहाल घन वाद्य को देखते हैं। तो घन वाद्य में नॉन ड्रम वाली आघात शैली का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसी तरह की ट्यूनिंग उसमें आवश्यक नहीं होती है, और इसे इडियोफोन भी कहा जाता है, जैसे कि मंजीरा है, जल तरंग है, कांच तरंग है, घुंघरू है, घाटम है। घाटम में मिट्टी के बर्तन का ढोल बना लेते हैं, मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। घाटम का मतलब यहाँ पे किसी नदी के घाट से नहीं है। घड़े को घट कहा जाता है, संस्कृत में घट कहते हैं। तो घड़े को ही उल्टा कर लेते हैं, जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, मटका, उसको उल्टा कर लेते हैं, उसी पर अपना अंगुलियों से बजाते हैं, तो वो टिंग 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 की ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो ये इस तरह का आता है। इसमें किसी तरह की झिल्ली की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थाप देकर ही इसको बजाया जाता है। वैसे ही आपका करताल होता है। तत्वाद्य यंत्र जो है ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये कॉर्ड की मदद से बजाए जाते हैं, मतलब स्ट्रिंग पर आधारित होते हैं। स्ट्रिंग का मतलब यह है कि तार होती है, तार अलग अलग वाद्य यंत्रों में जुड़े रहते हैं और उनका सहारा लेकर इसे बजाया जाता है। तो इसमें बहुत तरह की वैरायटी होती है। एक तो धनुषाकार है, दूसरा प्लेक्टोरल है। इसमें देखिए वाद्य यंत्र में जो धनुषाकार होते हैं, इसमें आर पार धनुष चलाकर निकाली जाती जो ध्वनियाँ हैं वो सुनाई देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सारंगी है, या दिलरुबा बाजा होता है जिसको कि ऐसराज भी कहा जाता है, और वायलिन भी इसी प्रकार का वाद्य है, आपने देखा होगा। तार के सहारे कुल मिलाकर ध्वनि निकलती है। जो प्लेक्टोरल है उसमें खींच कर बजाया जाता है, मतलब तार को रगड़ा नहीं जाता है बल्कि खींचा जाता है, जैसे कि सितार या बीड़ा है। बीड़ा ही मूल है, उसमें सितार उसी की कॉपी है एक तरह से। उसके बाद तानपुरा भी कुछ इसी प्रकार का होता है। गिटार जो कि विदेशी वर्जन है वो भी ऐसा ही होता है। और ये वाद्य यंत्र जो है, इसमें एक चीज़ और है कि जिन पर छोटी हथौड़ी या डंडों की चोट से आघात किया जाता है, तो इससे बजने वाले वाद्य यंत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब एक ही प्रकार में बहुत सारी सब ब्रांचेज हैं। तो इसमें गोटू वाद्यम और स्वर मंडलम इस तरह के नाम लिए जाते हैं। तो ये वाद्य यंत्रों के कुल मिलाकर मोटे प्रकार थे। अब यहाँ आप लोक संगीत के जुड़े हुए वाद्य यंत्रों को देखेंगे तो तार वाले वाद्य यंत्रों में तुम्बी होती है। ठीक है, तुम्बी जो है उसमें तार लगा रहता है। और पंजाब में जब सिख लोग भांगड़ा करते हैं ना, तो उसमें इसे बजाते हैं। इसके बाद एक तारा जो है वो एक तार वाला यंत्र होता है, उसमें सिर्फ एक तार होता है ध्वनि निकालने के लिए। जो घुमक्कड़ साधु होते हैं वो इसे बजाकर दरवेशी करते हैं। दो तारा जो होता है उसमें 2 तार होते हैं, बाउल के द्वारा इसको बजाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं चिकारा, ये मुड़ा हुआ यंत्र होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहाँ यूज़ किया जाता है। दिलरुबा या इसराज को आपने पीछे देखा था, तो ये पंजाब में ज़्यादातर फेमस है। उसके अलावा पूर्वी भारत में रविंद्र संगीत के दौरान भी इसका अभ्यास किया जाता है। ओना विल्लू ये केरल में है, और ये भी बांस से बना होता है। लकड़ी से ही ज़्यादातर बने होते हैं, उसमें तार वगैरह लगा रहता है, लेकिन ये जो है ये बांस की लकड़ी का बना होता है। सरिंदा ये जनजातीय वाद्य यंत्र है। संथाल इसे इस्तेमाल करते थे आमतौर पे, और बाद में राजस्थान में भी चला जाता है और असम में भी इसका यूज़ होने लगता है। सारंगी जैसा दिखता है, लेकिन सारंगी से थोड़ा भिन्न होता है। अब इसके बाद फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में सबसे पहले तो बांसुरी आती है, लेकिन बांसुरी का यहाँ उल्लेख न करके पहले आपको एक पुंगी दिया हुआ है। कहते हैं ना पुंगी बजा रहे हैं, तो पुंगी बजा रहे हैं मतलब बीन बजा रहे हैं। अब ये सपेरों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। उनका दावा होता है कि भाई बीन बजाएंगे तो नाग नागिन निकल कर आएंगे, फिर पकड़ा जाएगा, उन्हें इच्छाधारी मणि प्राप्त की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो ये बीन की ध्वनि मादक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सांप का इससे कोई सरोकार नहीं होता। सुखोई हुई तुरई और दो बांस की छड़ियाँ होती हैं, इसके द्वारा इसे बनाया जाता है। तो बीन का स्ट्रक्चर आपने देखा ही है, कुल मिलाकर उसमें सारी करामात फूंक मारने की होती है और अंगुलियों के मूवमेंट की होती है। इसके बाद अलगोझा को आप देख रहे हैं, तो अलगोझा कुछ और नहीं होता है, इसमें दो बांसुरियों को अलग कर देते हैं, इसलिए कहते हैं अलगोझा। और उत्तरी पश्चिमी भारत में, विशेष रूप से पंजाब में, जब लोक संगीत का प्रदर्शन होता है तो इस वाद्य का सहारा लिया जाता है। तंगमुरी ये मेघालय की है, पर्वतीय क्षेत्र में लोग इसे बजाते हैं। तिट्टी जो है ये बैग पाइपर के समान होता है। स्पेनिश जो लोग होते हैं ना, वो बैग पाइपर बजाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक थैला होता है, कपड़े का होता है, कपड़े का बैग, और उससे बहुत सारे फूंक मारने के लिए इंस्ट्रूमेंट जुड़े रहते हैं। मतलब फूंक मारने के लिए अलग से उसमें नलियाँ होती हैं, और जहाँ से ध्वनि निकलनी है उसके लिए अलग नलियाँ बनी होती हैं। तो देखने में ये बैंड जैसा ही होता है, लेकिन बीच में धातु के स्थान पे एक कपड़े के बैग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे पाइप जुड़े रहते हैं, इसलिए इसका नाम है बैग पाइपर। तो कभी कभी क्या होता है कि इसको कपड़े से बनाते हैं, और कभी कभी ऊपर से कपड़ा लगा देते हैं, अंदर इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए चमड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो बकरी का चमड़ा या भेड़ का चमड़ा इसमें इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि तिट्टी जो है वो कुछ इसी प्रकार का है। दक्षिण भारत में इसका इस्तेमाल होता है, और विशेष रूप से केरल और आंध्र प्रदेश में इसको बजाया जाता है। मशक को आप देख रहे हैं, ये गढ़वाल क्षेत्र, राजस्थान और उत्तराखंड का जो पूरा इलाका है, लगभग सिर्फ गढ़वाल रीजन ही नहीं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रिय है। तो ये हमने यहाँ देखा फूंक मारकर बजाए जाने वाले यंत्रों को। दो वेराइटी और है, एक तो आघात करके यानी चोट देकर बजाए जाने वाले, जिन्हें कि आप पीट कर बजाते हैं असल में, तो वो वाद्य यंत्र है। और दूसरे टकरा कर, मतलब कोई चीज़ उससे टकराई जाती है तो आवाज़ निकलती है। तो जिन पर हम चोट देकर यानी उन्हें पीट पीट कर बजाते हैं, तो उसमें घुमोट, जो कि ड्रम जैसा होता है, ये गोवा में जब गणपति उत्सव मनाया जाता है, मतलब गणेश जी को 11 दिन के लिए लाते हैं, अभी शुरू होने वाला है, सितंबर में स्टार्ट होगा, तो उसमें बजाया जाता है। और इदक्का जो है वो डमरू जैसा होता है, उसमें भी चोट दी जाती है। जबकि उदुकई जो है वो बालू घड़ी के आकार का होता है, डमरू जैसा देखने में लगता है, दूर से उसे देखने पे लगेगा कि डमरू है, और उसका प्रचलन तमिलनाडु में होता है। क्षेत्र याद रखिएगा इसमें। संबल भी ड्रम जैसा ही होता है, महाराष्ट्र का जो कोंकण रीजन है वहाँ छड़ियों से इसको बनाया जाता है। जबकि तमक जो है वो संथाल जनजाति के 2 सिरों वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, जो कि ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। ड्रम को पीटने के लिए जिस स्टिक का यूज़ करते हैं उसी से इसको भी पीटा जाता है। और डिग्गी जो है, इसको कहीं कहीं डुग्गी भी कहते हैं। आमतौर पे पहले जब किसी के घर की कुड़ की नीलामी होने लगती थी तो उसमें डुग्गी बजाते थे, डुग्गी बजा के बुलाते थे लोगों को, और फिर बेइज्जत करके वहाँ नीलाम करते थे सब कुछ। और अभी भी ऐसा होता है, लेकिन अब वो चलन लगभग खत्म हो चुका है। तो ये डिग्गी जो है ये लोक ढोलक होती है, और आमतौर पे लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को जुटाना और सुनाना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो पीट कर ये भी बजाई जाती है। इसके बाद टकराने से जहाँ ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें चिमटा को आप देख रहे हैं, ठीक है, चिमटा को देख रहे हैं। इसमें आग में प्रयोग किया जाने वाला जो चिमटा है उसी से ये विकसित हुआ है, रोटियां पकड़ने के लिए और आग पर से उतारने के लिए जिस चिमटे का हम यूज़ करते हैं, तो वहीं से ये निकल कर आया है। बाद में संगीत के लिए स्पेशल चिमटा बनने लगा। जो रोटी वाला चिमटा है उसको भी अगर आप बजाइएगा तो बढ़िया म्यूजिक निकलता है, तो वैसा ही होता है। पंजाब में इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े होते हैं चिमटे। घड़े का इस्तेमाल करते हैं, घड़े को उल्टा करके बजाते हैं, और जल तरंग बजाना कहते हैं उसको। अंडेलू जो है इसका उपयोग कीर्तन में होता है। इसमें क्या है कि खोखली रिंग बनी होती है, धातु की 2 गोलाकार खोखली रिंग होती है, उसमें टकराव किया जाता है तो वो बजती। ऐसा हमने देखा। अब संगीत का आधुनिक विकास देख लेते हैं। ये तो हमने बाजों के बारे में देखा, तो ये सारी चीज़ें हमने पीछे देखी थी। गंधर्व महाविद्यालय और प्रयाग संगीत समिति, संगीत नाटक एकेडमी, उन्हीं के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है। तो बीडी पलुष्कर जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय संस्कृति के इस संगीत के भाव को सुरक्षित रखने के लिए शुरू करते हैं। तो संगीत और नृत्य के शिक्षण और ज्ञान के संचरण के उद्देश्य से 1901 में इस विद्यालय को स्थापित किया जाता है। ये जो है ये गंधर्व महाविद्यालय है। शुरुआत में इसको लाहौर में खोला जाता है, लेकिन बाद में 1915 में ये मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो शुरुआती लाहौर का है, बाद में मुंबई का है। और इस महाविद्यालय में संगीत के हिंदुस्तानी और कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों ही शास्त्रीय रूपों पर फोकस किया जाता है, मतलब दोनों को ही समान महत्व दिया जाता है। प्रयाग संगीत समिति को अगर देखें तो ये 1926 की है। हिंदुस्तानी शैली का जो संगीत है उसकी शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था ये बताने की आवश्यकता है नहीं। संगीत नाटक एकेडमी को आप देख रहे हैं यहाँ एक क्रम से। तो संगीत नाटक एकेडमी 1952 की है, भारत सरकार के द्वारा कला के लिए स्थापित ये पहली राष्ट्रीय एकेडमी थी, और भारत में संगीत, नाटक और नृत्य के लिए व्यवस्था का निर्माण करने पर इसका पूरा केंद्रण रहता है। मेरिट संगीत महाविद्यालय 1926 में स्थापित हुआ था। विष्णु नारायण भातखंडे इसको स्थापित करते हैं, और प्रमुख संस्थान शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले जो है उसमें इसे गिना जाता है। इस विश्वविद्यालय की, ये महाविद्यालय है असल में, विश्वविद्यालय नहीं है। तो इस महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए वो अपने मूल स्थान लखनऊ वापस चले आए थे, ये एक बात है। और स्पिक मैके से आपने सुना होगा, इसका पूरा नाम है युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति का संवर्धन करने हेतु सोसाइटी, मतलब इंग्लिश में इसका शॉर्टकट यहाँ दिया हुआ है। 1977 में किरण सेठ के द्वारा इस समुदाय की स्थापना की गई थी, और इसका भी उद्देश्य संगीत को पोषण देना है।
अब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। कृषि भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे प्रश्नों की तादाद आजकल बढ़ती जा रही है। तो फसलें और उनकी किस्में ये आयोग का एक फेवरेट सेक्टर है जहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। और इसमें मुश्किल ये होती है कि याद करना कठिन हो जाता है, आपस में ये एक में मिक्स होने लगता है। तो इसके लिए एक ही विकल्प है कि बार बार इसको पढ़िए, बार बार पढ़ने से ही ये दिमाग में रहेगा। चने की जो महत्वपूर्ण किस्में हैं वैसे तो अनंत वैरायटी हैं, उसमें कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो जानने योग्य है उसमें गौरव, अजय, अतुल, पूसा, ये आप देख रहे हैं ना, गौरव, अजय, अतुल, पूसा 208, पूसा 209, पंत जी, ये भी चने का ही एक नाम है और ये 114 नंबर का है। ये सब लैब में रखे हुए नाम होते हैं तो इसमें नंबर जुड़ जाते हैं। और RS11 जो है वो भी चने की ही एक वेराइटी। इसके बाद मटर को आप देख रहे हैं तो एक रचना मटर है, दूसरी स्वर्ण रेखा मटर है। यहाँ आप स्वर्ण रेखा मटर को देख रहे हैं। इसके बाद BL1 है, ऑर्किल है। ये ऑर्किल को गांव में अर्किल कहा जाता है और इसके दाने काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसकी बुराई ये होती है कि इसमें स्वाद बहुत मिठास वाला होता है। तो अगर आप इसका ऐसे भुना हुआ दाना खाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन सब्जी में डालने पर ऐसा लगेगा कि चीनी पड़ी हुई है। तो ये अर्किल मटर है। उसके बाद बीने विले और जवाहर मटर भी आते हैं। देसी मटर जो होती है उसमें मिठास कम होती है और प्रोटीन का जो लेवल है वो भी कम पाया जाता है। इसके बाद अरहर को आप देख रहे हैं तो इसमें प्रभाव, शारदा, मुक्ता, इस तरह की प्रजातियां आती हैं। सोयाबीन की प्रजातियों में हार्डिली है, क्लार्क 63 है, यहाँ आप नाम देख रहे हैं। पंजाब, ये नाम है, असल में प्रांत का नाम नहीं बल्कि सोयाबीन की एक प्रजाति का नाम है। अंकुर है, ब्रैग है, अलंकार और शिलाजीत, ये भी सब सोयाबीन की प्रजातियों के नाम। इसके बाद आगे चलते हैं। शिलाजीत नाम क्यों रखा गया? शिलाजीत के पीछे एक लोगों के दिमाग में रहता है कि बहुत ताकतवर पदार्थ है। तो यहाँ ये जो सोयाबीन का इस प्रकार का नमूना है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। वैसे उच्च प्रोटीन सोयाबीन में वैसे भी पाया जाता है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया शिलाजीत। इसके बाद आप देखें सरसों की प्रजातियों को, तो सरसों की प्रजातियों में वरुणा, शेखर, प्रकाश, कांति, लाहा, ये आप देखें, दुर्गामणि, संगम, सुखला, इस तरह की प्रजातियां हैं। मूंगफली की अर्लीनर और ज्योति, जूनागढ़, ये क्षेत्र के हिसाब से नाम रखा गया है। चंद्रा, कौशल। गेहूं की प्रजातियों में सोनालिका है, प्रताप है, गिरजा है, शैलजा, अर्जुन, मुक्ता, सुजाता, जनक, शेरा भी एक गेहूं है, जयराज है, UP 368 है और UP 262 है, इस प्रकार के नाम है। धान की प्रजातियों में IR 8 है जो कि काफ़ी मोटा होता है, IR 24 है, जयंती, सोना, जया, जया भी बहुत मोटा चावल होता है, और कृष्णा, विजया, पद्मा, पाला, सरस्वती, साकेत, 3 साकेत, 4 जगन्नाथ, जागृति, पंकज, मसूरी, और आजकल एक धान आया है टिंचू, ठीक, तो इसके भी दाने काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखें मक्का, तो मक्के की प्रजातियों में गंगा सफ़ेद है, गंगा 3 है, गंगा 5 है, ये सब नंबर पड़े हुए हैं। और रणजीत, दक्कन, हिमालयन 1, 2, 3। इसके अलावा हाई स्टार्च है, इसमें स्टार्च का लेवल ज़्यादा होता है। अच्छा, BL 42 है, जवाहर, देखिए यहाँ जवाहर नाम जो है आपने पीछे भी देखा है ना, तो यहाँ फिर से आ गया। मटर की प्रजाति में आपने जवाहर देखा था, तो ये आपस में मैच भी करते हैं, तो इसीलिए बार बार पढ़ने से ही ये कन्फ्यूज़न दूर हो सकता है। विक्रम, किसान, सोना, विजय, ये सब नाम है। और प्रोटीना है, इसके अलावा अंबर, श्वेता, तरुण, नवीन, ये सब मक्के के नाम हैं। ज्वार की प्रजातियों में यहाँ आप देखिए CSH1 है, CSH3 है, CSH9 है, और स्वर्ण भी एक प्रजाति है जो कि ज्वार की है। इसके अलावा CSP1 है, CSP3 है, ये सब नंबर पड़े हुए हैं। और भी प्रजातियां हैं जो मुख्य हैं वो दी हुई हैं। कपास की प्रजातियों में श्यामली, लोहित, अंजलि, बीकानेरी, सुविन, सुजाता, ये सब है। गन्ने की प्रजातियों में सब BO करके हैं, तो इसमें BO 43, BO 47, BO 49 और BO 65 देखने में किसी राइफल के नाम लगते हैं, लेकिन ये असल में क्या है, ये सब गन्ने की प्रजातियां हैं। कॉफ़ी की प्रजातियों में ओल्ड चिक्स, कुर्ग और कैंट्स, इसके अलावा S288 मतलब 288, इस तरह की प्रजातियों के नाम आते हैं। आलू की प्रजातियों में कुफरी, अलंकार, कुफरी, चमत्कार, कुफरी स्थान का नाम है। अच्छा, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी और कुफरी ज्योति, ये सब आलू की प्रजातियां हैं जिन्हें कि आप यहाँ क्रम से देख रहे हैं। तो जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको कुफरी देकर नहीं पूछेगा, नहीं तो पहचानना आसान हो जाएगा। इसमें आपको सीधे देगा अलंकार किसकी प्रजाति है, चमत्कार किसकी प्रजाति है, या फिर पहचानिए कि सिंदूरी कौन से प्रोडक्ट को कहा जाता है, मतलब किस पौधे की प्रजाति है, तो इसमें आपको पहचानना होगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ बागवानी को, यानी उद्यान विज्ञान को हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा। तो बागवानी परिषद यानी बागवानी बोर्ड की स्थापना नेशनल लेवल पर हुई थी 1984 में, और एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में इसका पंजीकरण हुआ था 1860 के सोसाइटी अधिनियम के तहत। मुख्यालय इसका गुड़गांव में है, यानी गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में है, आप जानते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जहाँ से हम बात शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी केंद्रीय बागवानी संस्थान, ये मेजीफेमा यानी नागालैंड में स्थापित हुआ था 27 मार्च 2006 को। इसकी डेट आप याद रखेंगे। और पुष्प के अंडाशय के परिवर्तित, अब यहाँ से मोड चेंज हो गया है, यहाँ से कुछ फुटकर बातें हम करेंगे। तो पुष्प के अंडाशय के परिवर्धित भाग को फल कहा जाता है, यानी अंडाशय ही विकसित होता है और वही फल कहलाता है। मतलब मोटे तौर पे आप कहें कि फल जो है वो असल में पौधों के पुत्र और पुत्रियों के समान होते हैं, उनसे जो बीज निकलते हैं उनसे फिर नए पौधे जमते हैं। तो ये क्रम है, मतलब ये अंडाशय का परिवर्धित भाग होता है। और फल के दो हिस्से होते हैं, एक तो फल भित्ति होती है, दूसरा फल मतलब मूल फल होता है। तो मूल फल असल में बीज होता है जिसे कि हम खाने के बाद फेंक देते हैं, और उसकी फल भित्ति का ही ज़्यादातर सेवन करते हैं।
हालांकि कुछ मामलों में हम बीजों का भी सेवन करते हैं, लेकिन आमतौर पे फल भित्तियाँ ही ज़्यादा खाई जाती हैं। तो फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की दीवार से तथा बीज का निर्माण बीजांड से होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ जो है वो फाल्स फ्रूट होते हैं। अब फाल्स फ्रूट कौन से होते हैं? इसमें आभासी फलों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे कि पुष्पाशन या बाह्य दल से इनका विकास हो जाता है, तो इनको आभासी फल कहा जाता है। मतलब असल में ये ऐसे होते नहीं हैं। तो सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, इसके अलावा लीची, अंजीर, इस तरह के जो फल हैं, मतलब पौधों से निकलने वाले फल हैं, वो इस प्रकार के आभासी फलों में गिने जाते हैं। अनिषेक फल होते हैं। तो अनिषेक फलों में कभी कभी क्या होता है कि अंड कोशिका यानी जो एग सेल होती है उससे बिना निषेचन के इनका निर्माण हो जाता है। मतलब निषेचन नहीं होता है, जैसे पक्षियों में बोगस एग होते हैं ना, मतलब वो अनफर्टाइल होते हैं, तो उसी टाइप का। तो एक सेल से बिना निषेचन के इनका निर्माण हो जाता है, तो इनको अनिषेक फल कहते हैं। और चूंकि ये फर्टाइल नहीं होते हैं, मतलब इनके अंदर जो बीज उत्पादन की क्षमता है वो नहीं होती है, या अगर बीज होते भी हैं तो उनके अंदर ग्रोथ का पावर नहीं होता है। पपीते में हालांकि होता है, अंगूर में भी होता है, लेकिन केले के अंदर आप देखते होंगे कि केले से बीज नहीं निकाला जा सकता, ठीक, उसकी जड़ें ही वहाँ पर उगाने का काम करती हैं। तो इस तरह के फल इसमें आते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, और मोटे तौर पे जो फल होते हैं उनमें बीज ज़्यादातर निकम्मे होते हैं। और ऐसे फल जिसमें कि विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसमें आप विटामिन ए में आम पपीता को ले सकते हैं। पपीते में भी अच्छा खासा सोर्स होता है विटामिन ए का। और विटामिन B1 और B2, यानी विटामिन B1 को रासायनिक तौर पर हम कहते हैं थायमिन, यहाँ नाम आप याद रखेंगे। इसमें इस तरह के प्रचुर स्रोत में आप देख रहे हैं काजू, अखरोट, बादाम और अनानास आते हैं। इसके बाद आप विटामिन B2 राइबोफ्लेविन को देख रहे हैं, बेल, पपीता, काजू, लीची, ये सब इसमें आते हैं। विटामिन सी में बारबेडोस, चेरी और आंवला भी इसमें आता है। विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। और अमरूद के अंदर भी विटामिन सी होता है। खट्टे फल जितने होते हैं उनमें विटामिन सी की उपस्थिति आमतौर पे होती है, जिसमें कि नींबू, साइट्रस परिवार जो है जितने भी हैं, लेमन का मतलब नींबू ही होता है, तो यहाँ वो दोनों दिया हुआ है। मीठी नारंगी जो मीठा नींबू होता है, तो ये सब इसमें आते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है, आप जानते ही हैं। प्रचुर मात्रा में ये कुछ जो फल है उनमें पाया जाता है, जैसे कि रेजिन्स है, इसके अलावा अनानास, पिंड खजूर है, करौंदा है, केला, बेल, शरीफा, जामुन, इन सब में पाया जाता है। प्रोटीन की उपलब्धता की अगर बात करें तो काजू में करीब 21% प्रोटीन होता है, बादाम में 20% होता है, अखरोट में सिर्फ 15% होता है, लेकिन तब भी होता है। और वसा की उपलब्धता, तो वसा भी शरीर को ऊर्जा देती है, आक्सीकृत होकर ये ऊर्जा का उत्पादन करती है, आप जानते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो फल होते हैं, तरह तरह के फलों में कुछ जो है वो नट्स होते हैं, जैसे कि अखरोट है, इसमें 64.5% वसा होती है। बादाम में थोड़ा कम होती है, 58.9, काजू में 46.9 होती है, और एवोकेडो में होती है। एवोकेडो आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो उसमें 22.8% वसा पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा वसा की होती है अखरोट में। लेकिन यहाँ जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। इसके बाद कैल्शियम की मात्रा किस में पाई जाती है उसे आप देखें तो लीची, करौंदा, यहाँ आप देख रहे हैं लीची, करौंदा, अखरोट, बेल, ये सब है। आयरन के स्रोत के तौर पे करौंदा, इसको हम देख सकते हैं। खजूर में भी भरपूर आयरन होता है, अखरोट में भी होता है, सेब में भी होता है। यहाँ सिर्फ हम फलों की बात कर रहे हैं। और फास्फोरस की उपलब्धता के मामले में लीची है, अखरोट, काजू, बादाम, ये सब आते हैं। मतलब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ नॉर्मल फ्रूट्स हैं, तो इन्हें हमने देखा। सामान्य हिंदी को देख लेते हैं। इसमें विपरीतार्थक शब्द खत्म नहीं हो रहे थे, लगातार चल रहे थे। और यहाँ शब्द दिया है, विपरीतार्थक शब्दों का क्रम दे रखा है। तो भव्य का जो विपरीत शब्द होता है यानी विलोम होता है वो साधारण हो सकता है, फूहड़ भी हो सकता है। भारी का हल्का हो जाएगा, भावनीय का अभावनीय हो जाएगा, भीतर का बाहर हो जाएगा, भूतपूर्व का अभूतपूर्व हो जाएगा, भोग्य का अभोग्य हो जाएगा, भ्रांत का निर्भ्रांत हो जाएगा, मंद का द्रुत हो जाएगा, मधुर का कर्कश, तीक्ष्ण, कटु, अमधुर, ये सब हो सकता है। मर्यादित का अमर्यादित है, भाग्य का अभाग्य है, भारी भरकम का हल्का फुल्का है, भिन्न का अभिन्न है, भीतरी का बाहरी है, भेद्य का दुर्भेद्य अभेद्य दोनों हो सकता है, भोज्य का अभोज्य है, मंगल का अमंगल है, मजेदार का बेमजा है, मनुज का दनुज है और मलिन का निर्मल है। भाग्यवान का अभागा, बदकिस्मत, हतभाग्य, इनमें से जो मिल जाए उसको चुन लीजिएगा। भाव का अभाव, दुर्भाव, कुभाव सब हो सकता है, जैसी उपलब्धता हो, मतलब जैसा विकल्प आपके पास हो। भीतर का बाहर हो जाएगा, भूत का भविष्य हो जाएगा, भोगी का योगी हो जाएगा, भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा, मंगलकारी का अमंगलकारी हो जाएगा, मत्त का अमत्त हो जाएगा, मनुष्य का पशु हो जाएगा और मसृण का वृक्ष हो जाएगा। मसृण मतलब मुलायम होता है, वृक्ष मतलब रूखा। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो महत का लघु, यहाँ आप देख रहे हैं महत मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, शाब्दिक तौर पे। महत्ता का लघुता हो जाएगा, उसी से बना हुआ शब्द पहचानना आसान है। महत्वपूर्ण का तुच्छ होता है, असार या गौण भी कह सकते हैं, अमहत्वपूर्ण भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे विकल्प आमतौर पे नहीं मिलेंगे आपको। महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा, महान का तुच्छ हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा। मानव का दानव, मानवता का नृशंसता और मानवीय का अमानवीय। मान्य का अमान्य, मार्जित का अमार्जित, मितव्ययिता का अमितव्ययिता, मित्र का शत्रु, मिथ्या का सत्य और मिलन का विच्छेद, विच्छोह या विरह हो सकता है। मतलब मिलने का बिछुड़ना उल्टा होता है, आप जानते ही हैं, तो उन्हीं को 3 रूप में दिया हुआ है।
इसके बाद वही चीज़ यहाँ सरल भाषा में या आप कह लीजिए कि तद्भव रूप में दी हुई है, मिलने का बिछुड़ना। मित्र का शत्रु है, मिथ्या का सत्य है, मिश्रित का अमिश्रित है, मीठे का नमकीन, फीका दोनों हो सकता है, जैसा उपलब्ध हो वहाँ पे। मुक्त का बद्ध या बंधा, मुख का पृष्ठ, मतलब मुख और पृष्ठ, ये हेड और टेल वाला कॉन्सेप्ट है। मुख्य का गौण हो जाएगा। इसके बाद मुग्ध का अमुग्ध, मुनाफे का घाटा या नुकसान, मुनासिब का नामुनासिब, मुमकिन का नामुमकिन, मुलायम का सख्त कड़ा कठोर, मुसीबत का आराम, मूक का वाचाल मुखर दोनों, मूढ़ का ज्ञानी, मूर्छित का सचेत सजग, ये सब है। इसके बाद मूर्त का अमूर्त होता है, मूल्यवान का मूल्यहीन होता है, मृत का जीवित होता है, मेल का वैमनस्य या अनबन दोनों हो सकता है। मैत्री का अमैत्री हो जाएगा, मोटे का पतला या महीन हो जाएगा, मोहित का अमोहित, और इसके अतिरिक्त मौके का बेमौका और मौके का बेमौके हो जाएगा। ये क्रम से आप देख रहे हैं। इसी क्रम में देखते हैं मौन का वाचाल। यहाँ आप क्रम से देखिए अगला वाला, मौन का वाचाल, मौलिक का अमौलिक और यथार्थ का अयथार्थ। यथार्थ का मिथ्या भी हो सकता है। यथेष्ट का कम हो जाएगा, यश का अपयश हो जाएगा और यशस्वी का अयशस्वी हो जाएगा या फिर अपयशी हो जाएगा, ये भी लिखा जा सकता है। इसके बाद याचक का अयाचक हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखें, याचित का अयाचित हो जाएगा, युक्ति युक्त का अयुक्ति युक्त हो जाएगा, युद्ध का शांति होता है, युवा का वृद्ध होता है, योग का वियोग होता है, भोगी का योगी होता है। अच्छा, युवा का विलोम बाल क्यों नहीं हो सकता? तो हम पीछे नहीं जाएंगे, हमेशा आगे जाएंगे। इसके बाद योग का वियोग आप देख ही चुके हैं। योग्य का अयोग्य हो जाएगा, योग्यता का अयोग्यता हो जाएगा, यौगिक का अयौगिक हो जाएगा और यौवन का वार्धक्य हो जाएगा। यौवन मतलब जवानी, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा। और रक्षक का भक्षक हो जाएगा, रक्षित का आरक्षित हो जाएगा। यहाँ आप देखें, संक्रमित भी हो सकता है। रचना का ध्वंस या विनाश दोनों हो सकता है, रचित का अरचित, रद्द का बहाल, रसिक का अरसिक और रसीला का नीरस, ये आपने देखा। रहम दिल का बेरहम, राग का विराग या द्वेष, रागी का विरागी, राजतंत्र का जनतंत्र, राजा का रंग, रात का दिन, रिक्त का पूर्ण या भरा, रुचि का अरुचि, रुचिकर का अरुचिकर, रुक्ष का मृदु, रूढ़िबद्ध का रूढ़िमुक्त और रूपवान का कुरूप, ये आपने एक क्रम से देखा। अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर स्टार्ट होता है और करंट अफेयर में पहले टेबल आप देखते हैं, पुरस्कार, सम्मान, विजेता और संगठन जिसके द्वारा पुरस्कार दिया गया है और उसके बारे में कुछ खास जानकारियाँ ये सब दी हुई हैं। मतलब कुल मिलाकर 4 कॉलम में इस टेबल को बांटा गया है। तो पहले NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार को हम देख रहे हैं, जो कि तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट्स को मिला है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है। NHRC से आप वैसे भी समझ सकते हैं। अकुला संदीप की ये फिल्म है, 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए इसको चुना गया है, स्ट्रीट स्टूडेंट। और 1.5 लाख रुपए का जो दूसरा पुरस्कार है वो रोमी मैतेई की फिल्म है कर्फ्यू, उसको मिला है। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, पहला स्ट्रीट स्टूडेंट और दूसरा कर्फ्यू। इसके जो निर्देशक निर्माता है उनके भी नाम आप याद रखेंगे। पुरस्कार राशि से कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद आप देखें नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, जो कि कुचिपुड़ी नृत्यांगना अपर्णा सतीशन को मिला हुआ है। और इसके बारे में विशेष जानकारी ये है कि 7 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय और लोक नृत्य महोत्सव था, 13वें कटक महोत्सव में इन्हें सम्मानित किया गया और ये आयोजन उत्कल युवा सांस्कृतिक संघ उड़ीसा के द्वारा आयोजित किया गया था। तो जो प्रायोजक का नाम यहाँ से गायब है ना, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उत्कल युवा सांस्कृतिक संघ, ये उड़ीसा का है। यहाँ विजेता जो है इनका नाम है अपर्णा। इसके बाद अद्वितीय जल और साहसिक कार्य वाली भारतीय संस्करण है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसका मिला हुआ है। और यहाँ आप देखें, ये देखिए, मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम जल महोत्सव को फितूर के द्वारा ये दिया गया है और इसके द्वारा ये एरलिबर पत्रिका के साथ आयोजित जो सक्रिय पर्यटन प्रतियोगिता है उसके 26वें संस्करण में दिया गया। तो कुछ खास जानकारियां यहाँ आप देख रहे हैं, किसके द्वारा दिया गया वो आप जानते रहिए। इसके बाद हिलाल ए पाकिस्तान को आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को ये मिला हुआ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिया है। क्यों दिया है? तो बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो के उन्मूलन में मदद करने के लिए ये दिया गया है। पाकिस्तान का ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे अपने देश में है ना, भारत रत्न सर्वोच्च होता है, उसके बाद पद्म पुरस्कारों का क्रम होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है वो दूसरे नंबर का हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, तो उसी के समकक्ष आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यूपी की झांकी को मिला है और झांकी का थीम क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे प्राप्त करने वाली उसकी पुरस्कार विजेता रही है। और इसमें जो थीम था वो क्या था? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम का जो पूरा विषय था उसको इसमें फोकस किया गया था। और दूसरा स्थान कर्नाटक की झांकी को मिला, जिसमें कि पारंपरिक हस्तकला का पालना ये दर्शाया गया था उसे। और मेघालय राज्य के 50 साल पूरे करने के लिए, यहाँ आप क्रम से देखें, 50 साल पूरे और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूह को श्रद्धांजलि पर झांकी निकालने के लिए मेघालय को तीसरा स्थान मिला था। तो सिर्फ अपनी पोजीशन ही नहीं बल्कि बाकी जो 2nd और 3rd है उनको भी आपको याद रखना चाहिए। तो 2nd इसमें कौन है? कर्नाटक है और 3rd मेघालय है। यहाँ यूपी गवर्नमेंट इसको रिसीव की है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 डेरिल मिशेल को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के द्वारा ये दिया जाता है। यही इसके बारे में खास बात है और कुछ जानने लायक नहीं है। इसके बाद माधवराव, यहाँ आप देखें पुरस्कार को, 18वां ये था स्वर्गीय माधवराव लिमाये पुरस्कार।
और ये नितिन गडकरी जी को दिया गया है, जो कि कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय जो है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार यानी दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो सक्रिय रूप से काम करने के लिए इन्हें जाना जाता है। हालांकि इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता है और उसके बावजूद ये लगातार काम में लगे रहते हैं। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन पुरस्कार 2020-21 नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग में 3 अवार्ड दिए गए। कर्नाटक बैंक को ये अवार्ड मिला और भारतीय जो बैंक संघ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा देने वाला कौन है, भारतीय बैंक संघ इसको देता है। और 3 श्रेणियों के पुरस्कार जीतने पर यहाँ पे बात की गई थी। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक, ये बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन, जबकि AI और ML और डेटा एनालिटिक्स का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के मामले में सभी विजेता जो हैं उसमें शामिल थे। तो मूल रूप से इसमें कर्नाटक बैंक और भारतीय बैंक संघ को भी अगर आप याद रखते हैं तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। इसके बाद दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 को आप देख रहे हैं और इसमें फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया पुष्पा द राइज को, ये फिल्म है, और सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म माना गया शेरशाह को। यहाँ क्रम से आप देखें, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला है और ये फिल्म 83 जो है उसके लिए दिया गया। जबकि मिमी जो फिल्म आई थी जो कि सेरोगेसी पर आधारित थी, सेरोगेसी के दुष्परिणाम मतलब उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, उसमें सेरोगेट मदर की भूमिका में कृति सेनन थी, तो उनको ये दिया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, दादा साहब फाल्के अवार्ड फंक्शन जो था उसके बारे में कुछ खास बात है कि मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि फिल्मों का केंद्र भी है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में भारतीय सिनेमा की समृद्धि का जश्न मनाया गया और इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ दिया गया। तो इतनी ही बात थी। अब इसके बाद भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला हुआ है, महारत्न कंपनी है ये, कोल इंडिया लिमिटेड, इसको, और उद्योग मंडल एसोचैम जो है उसके द्वारा इसको दिया गया। इतना ही इसमें खास है। 17वां IBA की वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई थी और उसमें सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग प्रौद्योगिकी बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा चुना गया है बड़े बैंकों के खंड में, और डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल के मामले में भारतीय स्टेट बैंक को चुना गया है बड़े बैंकों के क्रम में, और सर्वोत्तम भुगतान पहल के मामले में सार्वजनिक बैंक के तौर पे भारतीय स्टेट बैंक का ही चयन किया गया है। ये क्रम से चल रहा है और ये IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार था, ध्यान दीजिएगा, 17वां संस्करण था। और बड़े बैंकों के खंड में ICICI बैंक जो है ये फिनटेक एडॉप्शन के मामले में बेस्ट कैटेगरी में चुना गया है। तो सभी नाम आपको याद रखने, ठीक, बड़ौदा, स्टेट बैंक और ICICI। नेक्स्ट, यहाँ आप किताबों के नाम देख रहे हैं और लेखक का नाम देख रहे हैं, और इसमें खास बात क्या है ये साथ में दिया हुआ है। किताब के नाम पूछे जाते हैं, ऑथर का नाम पूछा जाता है। तो फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, देश की पहली महिला IPS अधिकारी और अपनी निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ आप देखें डॉक्टर किरण बेदी, इन्हें ये पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल हैं और IPS है, सेवानिवृत्त। तो फियरलेस गवर्नेंस ये इनकी किताब का नाम है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पर किताब लिखी है पत्रकार सागरिका घोष जी ने, और इन्होंने इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नाम की पुस्तक को भी लिखा है। तो इनकी और किताबों को भी आप जानते रहिए, ठीक है। 2 अलग अलग प्रधानमंत्रियों पर इन्होंने लिखा है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इसमें बिल गेट्स के द्वारा इसको लिखा गया है और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी मई 2022 में, मतलब की जाएगी ऐसा लिखा है तो वो हो चुकी है। और 10 ट्रिलियन ड्रीम का जो यहाँ पे रखा गया है, मतलब इकोनॉमी के संदर्भ में है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाएगी। तो ये पुस्तक जो है ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा, ये वित्त सचिव हैं, इनके द्वारा, मतलब पूर्व वित्त सचिव हैं, उनके द्वारा लिखी गई है और ये पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित हो गई। इसके बाद ऑपरेशन खत्म, ये पुस्तक का नाम है। RC गंजू और ये पत्रकार है, दोनों लोग, ध्यान दीजिएगा, अश्वनी भटनागर, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, तो ये पुस्तक का नाम है लंबा सा। रो खन्ना के द्वारा इसको लिखा गया है। और जे साईं दीपक के द्वारा इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक का नाम है लंबा सा, ये इनके द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, ये सैमुअल मोयन के द्वारा लिखी गई किताब है। और प्रियम गांधी मोदी के द्वारा अ नेशन टू प्रोजेक्ट, ये माफ कीजिए, अ नेशन टू प्रोटेक्ट नाम की जो बुक है उसको लिखा गया है और इसका विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया है, मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। इसे आप देखेंगे। मूल रूप से ऑथर का नाम आपको अनिवार्य रूप से मालूम होना चाहिए। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर की पायनियरिंग जो वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन है उस पर आधारित है। उमा दास गुप्ता जी के द्वारा इसको लिखा गया है और इसको नियोगी बुक्स पेपर मिसाइल के तहत प्रकाशित किया गया है। पब्लिकेशन का नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हालांकि कम पूछते हैं। गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा कौन है बताने की जरूरत नहीं है। इस पर मतलब इनके जीवन पर किताब लिखने वाली ये नवदीप सिंह गिल और भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की पूरी एक लघु जीवनी इसमें दिखाई देती। ये तो हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में करंट अफेयर को देखा। अभी वन लाइनर डाटा देख लेते हैं।
तो संत कवि श्री रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 साल पूरे हो गए और सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला समारोह, तो उस समारोह के हिस्से के रूप में 13 फरवरी 2022 को सोने से बनी हुई, ध्यान से देखिएगा, सोने से बनी हुई 120 किलोग्राम वजनी इंडोर प्रतिमा, यानी जो अंदर स्थापित की गई है, खुले में नहीं है, सोने की है तो भाई खुले में छोड़ना ये खतरे से खाली नहीं है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो 120 किलोग्राम वजन है इसका, और ये इंडोर प्रतिमा जो है इसका औपचारिक उद्घाटन ये तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद ये योजना जो है, यहाँ आप देखें, यहाँ बात हो रही है PLI की, जिसमें कि ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री के हिसाब से ये बात है। कुल मिलाकर 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया और खिलौना उद्योग को शामिल करने के लिए जो PLI यानी उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना है, मतलब इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री का वक्तव्य था कि खिलौना उद्योग को शामिल करने का फिलहाल कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है, बाद में देखा जाएगा। और जनवरी 2022 में ब्रांड फाइनेंस ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2022 में सत्या नडेला ने ब्रांड फाइनेंसिंग रैंकिंग में दुनिया में शीर्ष CEO की सूची में अपना स्थान कब्जा किया है, पहला स्थान हासिल किया है, मतलब ये है। अब इसके बाद आप देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या है कि ये हमेशा ही चलती रहेगी, इसका कभी क्षय नहीं होगा। लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने, आप जानते ही हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है उनकी मात्रा सीमित है और वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, तो उनका विकल्प हर सरकार हर देश तलाश रहा है। तो गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध न्यूनतम उत्सर्जन बनाने की जो प्रतिबद्धता सरकार की है, उसी के अंतर्गत इसे किया गया है। इसके बाद आप देखें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जो हमारा इसरो है, 14 फरवरी 2022 को इसने अपने मिशन, मतलब अपना जो 2022 का पहला मिशन था उसको लॉन्च किया। वैसे तो इसके अनगिनत मिशन लॉन्च होते रहते हैं, कम संसाधन में जुगाड़ू टेक्नोलॉजी लगाकर बेहतर लॉन्चिंग करना और अच्छे परिणाम देना, ये हमारी इस संगठन की विशेषता है, आप जानते ही। हालांकि कभी कभी असफलता हाथ लगती है, लेकिन वो क्षणिक होती है, फिर काम में लग जाते हैं। तो ये 2022 का पहला मिशन था जो कि 14 फरवरी को लॉन्च हुआ। इसके बाद आप देख रहे हैं कि PSLV C52 मतलब C52 कहना चाहिए, ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान होता है, मतलब PSLV का यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो लॉन्च पैड है वहाँ से लॉन्च किया गया। इसके बाद आप देखें, जम्मू कश्मीर में 7 फरवरी 2022 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, ये NSWS कही जाती है, इसमें शामिल होने का इसे गौरव प्राप्त हुआ और ये इस तरह का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख जब से इससे अलग हुआ है तो इसे भी एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया है। इसके बाद ताज महोत्सव 2022 की बात करते हैं, जिसका आयोजन 20 से लेकर 29 मार्च 2022 के बीच में हुआ, आगरा के शिल्पग्राम नामक गांव में इसको किया गया। अब यहाँ पर इस वर्ष के महोत्सव का विषय क्या था, थीम पूछ लिया जाता है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय खुमार पर था, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के रंग ताज के संग, ये इसका नाम रखा गया था। आयोजन करने वाला कोई और नहीं, पर्यटन विभाग था, तो ये आप आराम से गेस भी कर सकते हैं। और शिल्पकारों के अभिनव कार्यों को, मतलब जो नवोन्मेषी और नए नए अच्छे कार्य हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनके कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच था। पहले महोत्सव, मतलब इसकी अगर पहले की बात की जाए तो 18 से लेकर 27 फरवरी को इसे आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में ऐन वक्त पे डेट बदल दी जाती। ताज महोत्सव का आयोजन ये शिल्पग्राम नाम के गांव में किया गया, यानी आगरा में ही किया गया, और थीम आप देख ही चुके हैं। इसके बाद देखिए, शिल्पकारों के अभिनव कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। ये फिर चीज़ें रिपीट कर रही हैं। यहाँ से नई बात, 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशनों को प्रतिबंधित करने के बाद अब फरवरी 2022 में भारत ने 54 चीनी एप्लीकेशनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार एक तरह का है। हालांकि एकदम से हम चाइना का बहिष्कार कर सकें ऐसी स्थिति अभी नहीं है, और भविष्य में डेवलप हो जाए तो अच्छी बात है। मादा ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ, ये 25 फरवरी 2022 को सैटेलाइट से टैग होने वाली पहली कछुआ प्रजाति बन गई। तो ऑलिव रिडले अपने गहीर माथा वाले तट पे, जो ओडिशा का समुद्री तट है, वहाँ पे प्रजनन के उद्देश्य से आते हैं, और वहाँ जो रेत होती है उसके अंदर ये बिल बनाकर अंडे देते हैं और अपने वापस चले जाते हैं। अंडे से बच्चे निकलते हैं और वो रेंग कर अपने से समुद्र में पहुँचते हैं। बीच में वो बहुत सारे जो बाहरी ऑब्जेक्ट है उनका शिकार बन जाते हैं, जिसमें कि इंसान या फिर मछुआरों के जाल या फिर समुद्री जीव ही उन्हें खा जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, तो उससे संरक्षण देने के लिए वो क्षेत्र संरक्षित किया गया है। तो ये आपने देखा, और सैटेलाइट से अब इसको टैग भी किया जाएगा। ये हमारे यहाँ मेहमान होते हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से शुक्र की सतह की पहली दृश्यमान प्रकाश छवियां ली हैं, तो शुक्र के बारे में जानने में हमें और इससे सहायता प्राप्त होगी। इसके बाद आप देखें कि केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल के आयात पर टैक्स को घटाकर 5% कर दिया है, और यह टैक्स पहले 7.5% था, तो कुछ हद तक कमी की गई। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। चोलेंद्र शमशेर राणसाद साल में महाभियोग का सामना करने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीशों को आजकल विरोधों और महाभियोगों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें ये दूसरे शिकार है। और इससे पहले 2017 में सुशीला कर्की के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लॉन्च किया गया था। अच्छा, 2017 का ये तो आपने देखा।
डॉक्टर भारती पवार ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं केंद्रीय स्तर पे। नासिक जिले में भारत की पहली चलती फिरती यानी मोबाइल लेवल की 3 जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं का इन्होंने उद्घाटन किया है। और अफगानिस्तान का जो जलालाबाद है, यहाँ पर 2500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप मदद के रूप में भेजी गई और नतीजा यही दान खाते का और यहाँ पर जो सूखे की स्थिति बनी है, मतलब कुल मिलाकर जलवायु का डिस्टर्बेंस हुआ है। दोनों का जब मिला जुला मंजर सामने आया तो अभी भारत में गेहूं की किल्लत हो गई है। मतलब गेहूं की कीमतें आप देखेंगे कि एकदम से उछाल पर है और जो सस्ते गल्ले की दुकान सरकारों की होती है वहाँ भी गेहूं बहुत कम तादाद में उपलब्ध है। चावल ही चावल दे रहे हैं, गेहूं की उपलब्धता कम हो गई है। ऐसे आप थोक के भाव खरीदना चाहें तो भी आसानी से नहीं मिल रहा है। जिन किसानों के पास गेहूं है वो या तो बनियों को बेच चुके हैं और नहीं तो अपने पास प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, देना नहीं चाह रहे हैं। तो गेहूं की कमी अभी दिखाई दे रही है। ठीक, तो ये भेज दिया गया 2500 मीट्रिक टन गेहूं। अच्छा, इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच में ये दोनों ही जो है ये गेहूं और खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 थे। मतलब नंबर 1 अगर न भी कहा जाए तो प्रमुख उत्पादक इन्हें कहा जा सकता है। तो इनके बीच में आपस में ही टकराव हो रहा है, तो वैश्विक स्तर पर भी तनाव चल रहा है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं। तो आपसी तनाव की वजह से ही हाल ही में यहाँ आप देख रहे हैं बाबुश्का बटालियन की चर्चा रही थी। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूनोवस्का और बाबुश्का बूढ़ी महिला की एक सेना ये 2014 में वहाँ संघर्ष शुरू होने के बाद स्वेच्छा से काम कर रही है। तो आपने सुना होगा कि रूस ने भाड़े पर सैनिक भर्ती करने शुरू किए हैं। तो इस तरह के भाड़े के सैनिकों का भी चलन चल रहा है। अब यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो का नाम आता है जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ देखें आप। और फरवरी 2022 में कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों का जो विरोध प्रदर्शन था उसको समाप्त करने के लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं। और श्रीहरिकोटा से इसरो ने 14 फरवरी 2022 को PSLV C52 के द्वारा EOS-04 और इंस्पायर SAT-1, इसके अलावा INSAT 2TD नाम के जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया है। तो ये कुछ करंट अफेयर का डाटा था, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।